नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने दक्षिण में मौजूद खैरसोन में बहुत बड़े बांध को बम से उड़ा दिया। यह बांध यूक्रेन की सबसे लंबी नदी नीप्रो पर बना है और अब उससे बेहिसाब पानी बहता जा रहा है। एक एक कर खैरसोन के इलाके पानी में डूबते जा रहे हैं और करीब 16,000 लोगों पर तो सीधा खतरा है। इसलिए बांध के आसपास के इलाके खाली करवाए जा रहे हैं। क्योंकि सामने आई तस्वीरों में खैरसोन में नीप्रो नदी पर बना नोवा कखोव का बांध बीच से टूटा हुआ नजर आया और नदी का पानी सैलाब बनकर तेजी से बहता दिखा। जबकि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में टूटने से पहले नोवा कखोव का बांध ऐसा नजर आया, तब उससे पानी एक धार में निकलता दिखा। लेकिन बांध के टूटने के बाद रूस और यूक्रेन के सैनिक भी पानी में बह सकते हैं, क्योंकि वो खैरसोन में जहां लड़ रहे हैं नदी का पानी उन इलाकों को भी नहीं छोड़ने वाला। नोवा कखोव का बांध लगभग 98 फीट ऊंचा और 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। इतने विशाल बांध के टूटने से नदी का 480 करोड़ गैलन पानी बह सकता है। यानी खैरसोन में सुनामी आने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और वहां के हालात समंदर में डूबते टाइटैनिक जहाज की तरह हो गए हैं। बल्कि इस बांध के टूटने से यूरोप का सबसे बड़ा जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट भी खतरे में पड़ गया, क्योंकि इसी बांध से वहां भी पानी सप्लाई होता है। और अगर जापोरिजिया परमाणु प्लांट को नोवा कखोव का बांध का पानी नहीं मिला तो ऐसा न्यूक्लियर ब्लास्ट हो सकता है जो पूरे यूरोप को रेडिएशन में झुलसा देगा। जापोरिजिया परमाणु प्लांट पिछले साल से रूस के कब्जे में है। खैरसोन में मौजूद नोवा कखोव का बांध से वो 150 किलोमीटर दूर है। जापोरिजिया परमाणु प्लांट के न्यूक्लियर रिएक्टरों को ठंडा करने के लिए नोवा कखोव का बांध से आए पानी का इस्तेमाल होता है। पावर प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्टर काम कर रहा हो या नहीं, परमाणु ईंधन को हर वक्त ठंडा रखना पड़ता है। ये बेहद जरूरी है। अगर ऐसा ना हो तो रेडियो एक्टिव पदार्थ के लीक होने का खतरा रहता है। मगर नोवा कखोव का बांध के टूटने के बाद डर है कि जापोरिजिया परमाणु प्लांट में ये हो पाएगा या नहीं। वहीं रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने खुद जानबूझकर खैरसोन में बांध पर मिसाइलें गिराकर उसे तबाह कर दिया, ताकि वो अपनी सेना की नाकामी से दुनिया का ध्यान भटका सके और बाकी देशों के आगे रूस के हमले पर हल्ला मचा सके। खैरसोन में रूस के बैठाए गवर्नर ने दावा किया कि पूर्वी यूक्रेन में रूस की सेना जिस तरह जेलेंस्की की फौज को धूल चटा रही है, उस बात से अपनी बेइज्जती होने से बचाने के लिए यूक्रेन ने नीप्रो नदी का बांध तोड़ डाला, ताकि हर तरफ उसकी ही चर्चा हो। खैरसोन में मौजूद जो नोवा कखोव का बांध तबाह हुआ वो रूस के कब्जे वाले इलाके में है और उस बांध से क्राइमिया को भी पानी सप्लाई होता है और क्राइमिया पर पुतिन 2014 से ही कब्जा करके बैठे हैं। तो फिर रूस वहां हमला करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? मगर यूक्रेन का कहना है कि रूस ने बांध इसलिए उड़ाया ताकि उस पर बनी सड़क के रास्ते यूक्रेन की सेना को खैरसोन में आगे बढ़ने से रोका जा सके। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दिल्ली के पास गाजियाबाद में चल रहे धर्म परिवर्तन केस से जुड़ी। पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र के ठाणे का रहने वाला शाहनवाज धर्मांतरण के इस खेल का सबसे अहम किरदार है। आरोप है कि शाहनवाज ने बद्दो नाम से फर्जी आईडी बना रखी थी, जिसकी मदद से वो पिछले 2.5 साल से धर्मांतरण का धंधा चला रहा था। उस पर नाबालिग हिंदू लड़कों को बरगलाकर इस्लाम धर्म अपनाने की साजिश रचने का आरोप है। हालांकि धर्मांतरण के इस खेल का पर्दाफाश होते ही शाहनवाज फरार हो गया और गाजियाबाद पुलिस की एक टीम उसकी तलाश में महाराष्ट्र के ठाणे पहुंच गई। लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी शाहनवाज पुलिस की गिरफ्त से दूर है। आरोप है कि शाहनवाज बच्चों को ऑनलाइन गेम में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाता था। मतलब शाहनवाज धर्मांतरण की इस साजिश का मुख्य किरदार है। और आरोप है कि वो कम उम्र के लड़कों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए बरगलाने का काम करता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गेमिंग ऐप के जरिए शाहनवाज पहले हिंदू नाबालिग लड़कों का इस्लाम धर्म पर भरोसा बढ़ाता था। और आरोप है कि इस्लाम धर्म की तरफ झुकाव बढ़ने के बाद वो उन लड़कों को मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए दबाव भी डालता था। सूत्र ये भी बताते हैं कि शाहनवाज लड़कों को मस्जिद में किसी दूसरे आदमी से बात नहीं करने और अपने बारे में किसी को कुछ भी बताने से मना करता था। यही नहीं, शाहनवाज लड़कों को यह भी बताता था कि 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद ही वो सही तरीके से इस्लाम धर्म को अपना पाएंगे। और गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक धर्मांतरण का यह खेल 3 चरणों में होता था। आरोप है कि गिरोह से जुड़े लोग नाबालिग हिंदू लड़कों को गेमिंग ऐप के जरिए ब्रेन वॉश कर उनका धर्म परिवर्तन कराते थे। इसका पता तब चला जब पुलिस ने मुस्लिम धर्म अपना चुके 3 नाबालिग लड़कों से पूछताछ की, जिसमें उन्होंने बताया कि हिंदू लड़कों को गुमराह कर धर्म परिवर्तन कराने का यह पूरा खेल 3 चरणों में होता था। पहले स्टेप में गिरोह से जुड़े लोग हिंदू नाम से फर्जी आईडी बनाकर फोर्टनाइट नाम की मोबाइल ऐप पर गेम खेलते थे। इस दौरान कुछ लड़के गेम में हार जाते थे तो उन्हें कुरान की आयतें पढ़वाई जाती थी और फिर गेम जिताकर उन्हें कुरान पर भरोसा दिलाया जाता था। दूसरे चरण में डिस्कॉर्ड ऐप से मुस्लिम लड़के हिंदू नाम से नाबालिग लड़कों से चैटिंग कर उन्हें मुस्लिम रीति रिवाज अपनाने के लिए गुमराह करते थे। जबकि आरोप है कि तीसरे चरण में लड़कों को बरगलाने के लिए भगोड़े जाकिर नायक और दूसरे मुस्लिम धर्मगुरुओं के वीडियो दिखाए जाते थे। और गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक पिछले 2.5 साल से चल रहा धर्मांतरण का यह खेल पाकिस्तान के एक यूट्यूब चैनल यूथ क्लब से चल रहा था। पुलिस का यह भी कहना है कि धर्मांतरण का यह मामला न सिर्फ भारत बल्कि यूरोप तक फैला हुआ था। और इसका पता तब चला जब पुलिस ने मुस्लिम धर्म अपना चुके एक नाबालिग लड़के से बात की,
जिसमें उसने बताया कि वो गेमिंग ऐप फोर्टनाइट से जुड़ा था। उसमें कुछ यूरोप के लड़के थे जो पहले ईसाई थे और बाद में मुस्लिम बन गए थे। पुलिस का कहना है कि उस लड़के ने यह भी बताया कि उन्हें पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल यूथ क्लब के वीडियो दिखाए जाते थे ताकि लड़कों का ब्रेन वॉश कर उन्हें इस्लाम की तरफ मोड़ा जा सके। यूथ क्लब चैनल ये यूट्यूब पे है, इसमें ये पाकिस्तान ओरिजिन का बताया जा रहा है। इस्लाम धर्म अपनाने के बाद लड़कों को भगोड़े जाकिर नायक और पाकिस्तान के धर्मगुरु डॉक्टर तारिक जमील के वीडियो दिखाए जाते थे। उधर यूपी के गाजियाबाद की मस्जिद में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण के जिस खेल का पर्दाफाश हुआ वो कुछ महीनों से नहीं बल्कि करीब 2.5 साल से चल रहा था। यह दावा पुलिस सूत्रों ने किया। इस बात की जानकारी मस्जिद की कमेटी के सदस्य रहे अब्दुल रहमान को भी थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब्दुल रहमान धर्मांतरण गिरोह से जुड़ा था और वो हिंदू नाबालिग लड़कों को नमाज पढ़ने के तौर तरीके सिखाता था। इस दौरान वो उन्हें नमाज की आयतों की जानकारी भी देता था। सूत्र ये भी बताते हैं कि अब्दुल रहमान ने लड़कों को हर तरह की सुविधाएं भी दी थी, जिसकी वजह से वो लड़के न सिर्फ इस्लाम धर्म की तरफ झुकने लगे बल्कि रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए आने भी लगे थे। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान पुलिस को फरीदाबाद और चंडीगढ़ के 2 और नाबालिग लड़कों की जानकारी मिली जिनका इस गेमिंग ऐप के जरिए धर्म परिवर्तन कराया गया था। और गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण मामले की जानकारी यूपी पुलिस ने गृह मंत्रालय को दे दी। इससे पहले यूपी सरकार ने भी इस मामले की जांच के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया था। और अब धर्मांतरण का मामला बढ़ता देख यूपी पुलिस ने गृह मंत्रालय को भी इसकी जानकारी दी। वहीं पुलिस ने बताया कि उनकी शुरुआती जांच में मध्य प्रदेश और देश के कई हिस्सों में धर्म परिवर्तन के लिए यूपी जैसा ही मॉड्यूल चलाए जाने की जानकारी मिली। ऐसे में आईबी समेत देश की कई एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं। पुलिस धर्मांतरण का विरोध करने वाले गिरोह में शामिल लोगों का पता लगाने में जुट गई। वहीं गेमिंग ऐप के जरिए अब तक कितने बच्चों का धर्म परिवर्तन किया गया इसकी जांच भी जारी है। उधर अमेरिका के विदेश मंत्री ने बयान दिया कि वो ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलने देंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजरायल के समर्थन में यह बात कही क्योंकि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है और इससे सबसे ज्यादा खतरा इजरायल को है, जिसका अमेरिका समर्थन करता है। और ईरान अपनी परमाणु ताकत का इस्तेमाल इजरायल और अमेरिका के खिलाफ भी कर सकता है, इसीलिए दोनों देश उसके परमाणु ताकत बनने का विरोध कर रहे हैं। यही वजह रही कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ईरान के पर कतरने वाला बयान दिया और यह साफ कर दिया कि अमेरिका किसी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलने देगा और उसे परमाणु ताकत हासिल करने से रोकेगा। यही नहीं, ईरान को कमजोर करने के लिए वो इजरायल को मुस्लिम देशों के करीब लाने में जुट गया और इजरायल और सऊदी अरब के सामान्य होते रिश्तों पर खुशी जताई। उधर इजरायल के आरोपों का जवाब देते हुए संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर एजेंसी IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने साफ कर दिया कि उसने ईरान के दबाव में आकर अपनी जांच बंद नहीं की। इससे पहले IAEA के इस फैसले पर इजरायल बुरी तरह भड़क गया था, क्योंकि इजरायल का आरोप है कि ईरान चोरी छिपे एटम बम बनाने के बेहद करीब है और वो किसी भी वक्त अपना सबसे बड़ा सपना पूरा कर सकता है। इसीलिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उस वक्त भड़क गए थे जब IAEA ने ईरान के एक परमाणु ठिकाने के खिलाफ जांच बंद करने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने IAEA पर ईरान के आगे घुटने टेकने का भी आरोप लगाया था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की इस संस्था ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। IAEA के मुताबिक ईरान में उसने अपनी जांच में कोई कमी नहीं की और न ही उस पर ईरान की तरफ से कोई दबाव था। इधर दिल्ली के जाफराबाद में देर रात बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर 4 लोगों को गोली मार दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने जानकारी दी कि जो लोग घायल हैं उनमें कुछ के क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मिले, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस मामले को गैंग वॉर से भी जोड़कर देख रही है। रात में हुई फायरिंग की इस घटना का एक CCTV वीडियो भी सामने आया, जिसमें कई लोग मोटरसाइकिल पर बैठे कुछ लोगों पर गोली चलाते दिखाई दिए। दिल्ली पुलिस ने बताया कि हमलावरों ने जाफराबाद की गली नंबर 38 में फायरिंग की, जिसमें उन्होंने वहां बैठे 4 लोगों को निशाना बनाया। अंधाधुंध फायरिंग की घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने ये बताया कि छोटे वाले की गोली लग गई, बस जब तुरंत ही भागे। हमले में घायल 4 में 3 लड़कों का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मिलने की खबर है और इसीलिए पुलिस ने इस मामले की जांच गैंग वॉर एंगल से शुरू कर दी। जिसके बाद दिल्ली पुलिस जाफराबाद में हुए गोलीकांड की जांच के लिए इलाके में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, जिससे हमलावरों की पहचान की जा सके। अब तक पुलिस को कई CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग मिल चुकी है, जिनमें एक CCTV वीडियो में कई हमलावर फायरिंग करते दिखाई दिए। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि गोलीकांड इरफान उर्फ छेनू पहलवान, नासिर और हाशिम बाबा गैंग के बीच हुआ। बताया जा रहा है कि इस गोलीकांड के पीछे पूरी तरह से गैंग वॉर है। फिलहाल तीनों अपराधी जेल में बंद हैं और पुलिस CCTV रिकॉर्डिंग के जरिए ये पता लगाने में जुटी है कि जिन लड़कों ने गोली चलाई वो किस गैंग से जुड़े थे। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया कि उनकी पार्टी PTI के कई नेताओं को पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और उन्होंने शहबाज सरकार पर उनकी पार्टी तोड़ने के लिए नेताओं को डराने का आरोप लगाया। इमरान खान ने सबूत के तौर पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी की, जिसमें उन्होंने पार्टी छोड़ चुके एक PTI नेता के मैसेज का स्क्रीनशॉट शेयर किया। इमरान खान ने दावा किया कि मैसेज में PTI नेता ने लिखा कि वो मजबूरी में पार्टी छोड़ रहे हैं और अब उनके पास सिर्फ 2 विकल्प हैं। पहला, या तो वो पार्टी छोड़ दें या फिर आत्महत्या कर लें। इसी आधार पर उन्होंने सरकार पर उनकी पार्टी के नेताओं को डराने का आरोप लगाया।
क्योंकि 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा के लिए शहबाज सरकार ने पीटीआई नेताओं को जिम्मेदार बताया था और उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत एक्शन की बात कही थी, जिसके बाद 80 से ज्यादा पीटीआई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। और यही नहीं बल्कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ भी बगावत की भविष्यवाणी कर दी। इस बात का दावा वहां के पत्रकार इमरान शफकत ने किया, जिनके मुताबिक इमरान खान को उम्मीद है कि अगले 2 हफ्तों में सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत होगी और उन्हें विद्रोह की इस आग में जलना होगा। वहीं इमरान खान ने यहां तक सोच लिया कि आसिम मुनीर का कोर्ट मार्शल हो जाएगा। पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार इमरान शफकत ने अपने ब्लॉग में इन बातों का जिक्र किया और साथ ही साथ ये दावा किया कि इमरान खान के करीबी शख्स ने उन्हें इस मीटिंग की पूरी कहानी बताई, जिसमें इमरान खान के खास लोगों ने भरोसा दिया कि आने वाले हफ्तों में सेना के अंदर ही जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ विद्रोह शुरू हो जाएगा। हालांकि पहले भी इमरान खान दावा कर चुके हैं कि उन्हें अंदर खाने की सारी जानकारियां मिलती रहती हैं। उधर चीन के हेनान प्रांत में एक 13 साल की लड़की ने मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलने के लिए 52 लाख रुपए उड़ा दिए। चीन के मीडिया के मुताबिक लड़की ने इसके लिए अपनी मां के डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया और पिछले 4 महीनों में मोबाइल गेमिंग पर 52 लाख रुपए खर्च कर दिए। इस बात का पता उस वक्त चला जब बच्ची की टीचर ने उसकी मां से पढ़ाई के दौरान मोबाइल पर गेम खेलने की शिकायत की, जिसके बाद उसकी मां को ऑनलाइन गेम खरीदने के बारे में पता चला और जब उन्होंने अपना बैंक अकाउंट देखा तो वो दंग रह गई, क्योंकि उनके अकाउंट में सिर्फ 5 रुपए बचे थे। बच्ची के पिता ने बताया कि उसने न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने दोस्तों के लिए भी ऑनलाइन गेम खरीदे थे, जिसके लिए उसने 4 महीने में कई बार डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया और अपने फोन से इसकी डिटेल भी डिलीट कर दी। इधर मध्य प्रदेश के दमोह में गंगा जमुना स्कूल की छात्राओं ने आरोप लगा दिया कि उन्हें जबरन हिजाब पहनने और मुस्लिम रीति रिवाज अपनाने के लिए मजबूर किया जाता था। इस स्कूल पर छात्राओं को जबरन हिजाब पहनाने और धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने के आरोप लगे थे, जिसके बाद कई छात्राओं ने इस बात की पुष्टि भी कर दी और इस बात पर मोहर लगा दी कि स्कूल में उन्हें तभी एंट्री मिलती थी जब वो हिजाब पहनकर आती थी और अगर किसी ने इस नियम को नहीं माना तो उसे सजा भी दी जाती थी। तो वो लोग मारते थे और वो लोग एक बार नमाज भी करवाते थे। यही नहीं, आरोप तो ये भी है कि गंगा जमुना स्कूल में बच्चों को उर्दू पढ़ने और इस्लामी तौर तरीकों को सीखने के लिए भी मजबूर किया जाता था। उनमें कई बच्चों का आरोप है कि उन्हें ये धमकी भी दी गई कि अगर उन्होंने इसका विरोध किया या फिर किसी को ये सब बताया तो उन्हें और बुरी तरह टॉर्चर किया जाएगा। यही वजह है कि दमोह के गंगा जमुना स्कूल में हुई घटना के बाद इस मामले में टेरर फंडिंग की आशंका भी जताई जाने लगी। आरोप लगाया गया कि छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर करने और स्कूल के शिक्षकों के धर्मांतरण के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले में टेरर फंडिंग के एंगल से भी जांच करने के आदेश दे दिए। धर्मांतरण जैसे विषय भी आए हैं, टेरर फंडिंग जैसा विषय भी आया है। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के मुताबिक इस मामले में टेरर फंडिंग का शक जताए जाने के बाद पुलिस को इस एंगल से जांच करने के आदेश दे दिए गए। दमोह के स्कूल की मान्यता रद्द करने का फैसला पहले ही लिया जा चुका है और जैसे ही टेरर फंडिंग की बात सामने आई, दमोह में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने वहां के जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले को दबाने के लिए उन्होंने स्कूल से रिश्वत ली, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी पर भड़के बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनकी कार को रुकवाया और उन पर स्याही उड़ेल दी। भ्रष्ट जिला शिक्षा अधिकारी ने पैसे लेकर उसको तुरंत रफा कर दिया। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी एसके मिश्रा ने दावा किया कि ये सब बदले की कार्रवाई के तहत किया गया। बदले की भावना से उन्होंने किया होगा या मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये घटना तब हुई जब वो अपने दफ्तर से बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उन्हें निशाने पर ले लिया और इस हंगामे के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने दमोह के जिला शिक्षा अधिकारी एसके मिश्रा को पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया। इसके अलावा इस मामले में दमोह के कलेक्टर की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो गए, क्योंकि ये आरोप है कि शिकायत मिलने के बावजूद जिला शिक्षा अधिकारी एसके मिश्रा ने गंगा जमुना स्कूल के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें आरोपी मानते हुए पद से हटाने का फैसला ले लिया। डीओ ने जो रिपोर्ट दी है वो बहुत गंभीर है, जिसमें उसने क्लीन चिट देने का पूरा प्रयास किया है। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के मुताबिक जांच रिपोर्ट में इस मामले में डीईओ के खिलाफ उन्हें सबूत मिले, जिसके बाद उन पर एक्शन ले लिया गया। वहीं इस मामले में कलेक्टर की भूमिका पर भी सवाल खड़े हुए, जिन पर जांच पूरी होने के बाद फैसला लेने का भरोसा दिया गया। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन जंग में पुतिन की मुश्किलें तब बढ़ गईं जब वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने रूसी सेना के कमांडर को बंधक बना लिया। मतलब इस घटना के बाद पुतिन की फौज और वैगनर ग्रुप के बीच की लड़ाई खुलकर दुनिया के सामने आ गई, क्योंकि बखमुत जंग के दौरान कई बार ये खबरें भी सामने आई थी कि वैगनर ग्रुप रूसी सेना से नाराज है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बखमुत जंग में बड़ी संख्या में वैगनर ग्रुप के लड़ाके मारे गए, जिसके बाद ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु पर जानबूझकर उनके लड़ाकों को हथियार नहीं देने का आरोप लगाया। और अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने रूसी सेना के बड़े कमांडर रमान वेनेवितिन को बंधक बना लिया, जिसका एक वीडियो भी वैगनर ग्रुप ने सोशल मीडिया पर साझा किया। आरोप है कि वेनेवितिन ने अपने सैनिकों को वैगनर ग्रुप के काफिले पर हमले का आदेश दिया था, जिसका पता चलते ही वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने उन्हें बंधक बना लिया।
जिसके बाद वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन रूस के रक्षा मंत्रालय पर एक बार फिर जमकर बरसे। उन्होंने दावा किया कि अगर लड़ाई ऐसे ही चलती रही तो रूस 2 हफ्ते में जंग हार जाएगा। क्योंकि वैगनर ग्रुप के मुखिया के मुताबिक रूस के रक्षा मंत्रालय की कमजोर रणनीति की वजह से ही यूक्रेन की सेना को कई मोर्चों पर सफलता हासिल हुई। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने भी दावा किया कि यूक्रेन की सेना ने बखमुत के उत्तरी इलाके में रूस की फौज को खदेड़ दिया, जिसकी वजह से वहां रूस की पकड़ कमजोर पड़ गई। और दावा है कि इसी बात को लेकर वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन रूस के रक्षा मंत्रालय पर भड़क गए। इतना ही नहीं, येवगेनी प्रिगोजिन ने रूस के रक्षा मंत्री को भी खूब खरी खोटी सुनाई और उन्हें सामने से जंग का नेतृत्व करने की सलाह दी। इस बीच नेटो के पूर्व चीफ जेम्स स्टावरिडिस ने अमेरिका और चीन के बीच जंग छिड़ने की आशंका जताई। ताइवान के मुद्दे पर पिछले कई महीनों से चीन और अमेरिका के जंगी जहाज दक्षिण चीन सागर में एक दूसरे के सामने सामने खड़े हैं। लेकिन 3 जून को समंदर में घटी एक घटना ने वर्ल्ड वॉर की आशंका बढ़ा दी, क्योंकि दक्षिण चीन सागर में चीन का एक जंगी जहाज अचानक अमेरिका के युद्धपोत के सामने आ गया। दोनों के बीच की दूरी सिर्फ 137 मीटर ही रह गई थी, जिससे ऐसा लगा कि दोनों के बीच में कभी भी टक्कर हो जाएगी। इस घटना के बाद नेटो के पूर्व चीफ जेम्स स्टावरिडिस ने यह आशंका जताई कि अमेरिका और चीन के बीच कभी भी युद्ध का बिगुल बज सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि चीन अमेरिका को भड़काने में लगा है, क्योंकि इससे पहले 26 मई को भी चीन का एक फाइटर जेट अमेरिकी लड़ाकू विमान के सामने आ गया था, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। उधर यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने एक बार फिर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने एक साथ 20 से ज्यादा क्रूज मिसाइलें दागी, जिन्हें मार गिराया गया। इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें यूक्रेन की राजधानी कीव में आग की लपटें और धुआं उठता दिखा। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने 20 से ज्यादा क्रूज मिसाइलों से कीव पर हवाई हमले किए, जिसके बाद कीव में कई घंटों का हवाई अलर्ट जारी कर दिया गया और कीव में हवाई हमले के सायरन बजने लगे। हालांकि बाद में यूक्रेन ने रूस की तरफ से किए गए सभी हवाई हमलों को नाकाम करने का दावा किया। इस बीच रूस ने यूक्रेन को मिलने वाले F-16 लड़ाकू विमान की वजह से परमाणु जंग की आशंका जताई। जेलेंस्की की मांग पर हॉलैंड समेत यूरोप के कुछ देश जल्द ही ये घातक विमान यूक्रेन को देंगे। लेकिन रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने F-16 फाइटर जेट की वजह से परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ने की आशंका जता दी। उन्हें डर है कि अमेरिका के इस खतरनाक लड़ाकू विमान की वजह से यूक्रेन जंग की तस्वीर बदल सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि F-16 को परमाणु हथियारों के साथ भी लैस किया जा सकता है। यानी कि आने वाले दिनों में रूस पर भी परमाणु हमले का खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि रूसी सेना कई बार यूक्रेन पर परमाणु बम बरसाने की धमकी दे चुकी है। ऐसे में F-16 फाइटर जेट के जरिए जेलेंस्की के सैनिक भी पलटवार कर सकते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने हाल ही में जेलेंस्की को भरोसा दिया था कि वो उनकी वायुसेना के पायलटों को F-16 लड़ाकू विमान उड़ाने की ट्रेनिंग देंगे। इधर मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बगावत का डर सता रहा है। इसीलिए अभी से चुनावी कमान संभाल रहे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पार्टी के कार्यकर्ताओं को वफादारी की शपथ दिलाए, जिससे पार्टी आलाकमान की तरफ से घोषित उम्मीदवार का कोई विरोध न कर सके। और कांग्रेस पार्टी 2023 में होने वाले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भीतर घातियों से बच सके। चुनाव तैयारियों में जुटे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह राजगढ़ जिले के सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। वहां उनके सामने पार्टी के कई नेताओं ने टिकट के लिए दावेदारी जताई, जिसके बाद उन्होंने मंच पर ही सभी दावेदारों को पार्टी के प्रति वफादारी की शपथ दिलाई। वादा करो कि किसी भी हालत में जो घोषित उम्मीदवार के खिलाफ आप चुनाव नहीं लड़ोगे, और चेतावनी भी दी कि भीतर घात करने वालों को पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इस बीच अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि आतंकवादी संगठन अमरनाथ यात्रा पर हमला करने की साजिश रच रहे हैं और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इसकी जिम्मेदारी रफीक नाई और मोहम्मद अमीन नाम के आतंकवादियों को सौंपी है, जिसकी वजह से सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही अलर्ट मोड पर आ गईं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकवादी 31 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को निशाना बना सकते हैं और ISI ने इसकी जिम्मेदारी रफीक नाई और मोहम्मद अमीन भट्ट नाम के आतंकवादियों को सौंपी है। खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि इन आतंकियों को पहले ही राजौरी समेत पीर पंजाल और चिनाब घाटी में आतंक बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई और ये इस वक्त पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी LOC के पार मौजूद हैं। इसलिए LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं, ताकि अमरनाथ यात्रा में आने वाले यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। उधर पुतिन के दोस्त और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने पश्चिमी देशों को बड़ी चेतावनी दी और साफ कर दिया कि अगर पश्चिमी देशों ने बेलारूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देश बेलारूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं, जिस पर बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको भड़क गए। उन्होंने चेतावनी दी कि रूस और बेलारूस पश्चिमी देशों की उल्टी सीधी हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे और उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बेलारूस के राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि पश्चिमी देश रूस और बेलारूस के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये चाल कभी कामयाब नहीं होगी और बेलारूस हमेशा रूस के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पश्चिमी देश दोनों देशों के बीच आर्थिक जंग करवाना चाहते थे, लेकिन उनकी ये चाल भी उन पर उल्टी पड़ गई और पश्चिमी देशों को उसका नुकसान झेलना पड़ा। इधर हिंदू रीति रिवाज से शादी करने के बाद महिला ने
धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाया। यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात महिला का आरोप है कि उसके पति ने झूठ बोला और अपनी पहली पत्नी के होने की बात छुपाई और अब उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहा है। आरोप लगाने वाली महिला और उसका पति दोनों ही यूपी पुलिस में सिपाही हैं और दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी, लेकिन महिला का आरोप है कि शादी के बाद उसके पति ने फिर से इस्लाम धर्म अपना लिया और उस पर भी धर्म बदलने का दबाव बनाने लगा। यहाँ तक कि उसके बच्चे का भी धर्म बदलने की कोशिश की गई। अपने पति के खिलाफ, अपने देवर के खिलाफ, अपने ससुर के खिलाफ जो है मुकदमा लिखवाया है। इसके साथ ही महिला ने अपने ससुराल वालों पर कई गंभीर आरोप भी लगाए जिनकी पुलिस जांच कर रही है। इस बीच यूपी के मेरठ में सरकारी जमीन पर कब्जा लेने पहुंची प्रशासन की टीम पर लोगों ने पथराव कर दिया। आरोप है कि सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्रिस्तान बनाया गया था और पहले भी कई बार प्रशासन ने उस जमीन पर कब्जा लेने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहा, जिसके बाद उसकी टीम एक बार फिर जमीन खाली कराने पहुंच गई। लेकिन जैसे ही खुदाई करने वाली मशीनों ने कब्जा हटाने का काम शुरू किया, उपद्रवियों ने अधिकारियों की टीम और पुलिस फोर्स पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने बवाल कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ा। पुलिस ने सरकारी काम में रुकावट डालने के आरोप में पथराव करने वाले लोगों पर सख्त एक्शन लेने का भरोसा दिया। मेरठ के कंकरखेड़ा इलाके की जिस जमीन पर सरकारी अधिकारी कब्जा करने पहुंचे थे, उस पर अवैध तरीके से कब्रिस्तान बनाने का आरोप लगा था, जिसे हटाने के दौरान उपद्रवियों ने सरकारी अधिकारियों पर ही हमला कर दिया। उधर इलॉन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद ट्विटर की विज्ञापन से होने वाली कमाई 59% तक कम हो गई। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इलॉन मस्क के हाथों में जाने के बाद ट्विटर का बड़ा नुकसान होगा और पिछले साल के मुकाबले इस साल अब तक ट्विटर ने विज्ञापनों से सिर्फ 8 करोड़ 80 लाख डॉलर की कमाई की। भारतीय रुपयों में ये रकम करीब 700 करोड़ रुपए हुई, जो पिछले साल की अब तक की कमाई से 59% कम है। खबर है कि मस्क के फैसलों की वजह से फॉक्सवैगन और जनरल मोटर्स जैसी कई बड़ी कंपनियां ट्विटर से किनारा कर चुकी हैं। कमाई घटने की वजह से ट्विटर को तगड़ा नुकसान भी हुआ। पिछले हफ्ते ट्विटर की वैल्यू महज 1500 करोड़ डॉलर यानी करीब 1,20,000 करोड़ रुपए आंकी गई थी, जबकि इलॉन मस्क ने ट्विटर की डील 4,400 करोड़ डॉलर यानी करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए में की थी। इस बीच आर्थिक संकट में फंसे देशों को कर्ज देने वाली संस्था IMF ने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नौकरियों के लिए बड़ा खतरा बताया और इससे होने वाले असर पर चिंता जताई। IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने AI से जुड़ी बड़ी चेतावनी दी और उन्होंने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से नौकरियों पर मंडराने वाले खतरे से आगाह किया। IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने दुनिया भर की कंपनियों से AI तकनीक को नियंत्रित करने के लिए जल्द नए नियम बनाने की अपील की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भविष्य में नौकरियों पर आने वाले खतरे से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। गीता गोपीनाथ ने ऐसे नियम बनाने की मांग की जिससे कोई भी कंपनी अपने कर्मचारियों को AI की वजह से काम से न निकाले। साथ ही उन्होंने उन कंपनियों को भी ज्यादा बढ़ावा न देने की अपील की जिनके पास बड़ी मात्रा में डेटा और ताकतवर तकनीक है। इधर भारतीय नौसेना ने अंडर वाटर हैवीवेट टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया, जिसमें टॉर्पीडो ने पानी के अंदर अपना लक्ष्य भेदा, जिसका 8 सेकंड का एक वीडियो भी शेयर किया गया, जिसमें परीक्षण के दौरान टॉर्पीडो पानी के अंदर चलते हुए सीधे डमी टारगेट को हिट करता दिखा, जिसके बाद समुद्र का पानी जोरदार धमाके के साथ हवा में उछला। इस अंडर वाटर हैवीवेट टॉर्पीडो को वरुणास्त्र नाम दिया गया और नौसेना में शामिल करने से पहले इसके 130 ट्रायल किए गए। ये अंडर वाटर टॉर्पीडो स्वदेशी है, जिसका वजन 1.5 टन और रेंज 40 किलोमीटर है। ये 100 मीटर की दूरी और 600 मीटर की गहराई तक टारगेट को तबाह कर सकता है और इसे जहाज और पनडुब्बी दोनों से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे से जुड़ी। ओडिशा में खोर्धा रोड डिवीजन के DRM रिंकेश राय ने हादसे के पीछे बड़ी साजिश का शक जताया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने यह आशंका जताई कि सिग्नल सिस्टम से छेड़खानी कर इस हादसे को अंजाम दिया गया। उनका दावा है कि बिना छेड़छाड़ के सिग्नल ग्रीन नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी बताया कि लूप लाइन पर पहले से ही मालगाड़ी खड़ी थी, मतलब ट्रैक पर पहले से ट्रेन मौजूद थी, जिसकी वजह से सिग्नल लाल था, जबकि हादसे के बाद यह बात सामने आई कि सिग्नल ग्रीन था और इसी वजह से यह शक जताया जा रहा है कि 3 ट्रेनों के बीच हुई टक्कर के पीछे बड़ी साजिश हो सकती है। हालांकि एक रोज पहले 5 जून को CBI ने इस भीषण ट्रेन हादसे की जांच शुरू कर दी और हादसे से जुड़े हर पहलू को खंगाल रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर कैसे एक साथ 3 ट्रेनों की टक्कर हो गई। इसी बीच ओडिशा के भुवनेश्वर में खोर्धा रोड डिवीजन के DRM यानी डिविजनल रेलवे मैनेजर रिंकेश राय ने यह आशंका जताई कि सिग्नल से छेड़छाड़ कर एक साजिश के तहत इस ट्रेन हादसे को अंजाम दिया गया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिग्नल सिस्टम में गड़बड़ी किए जाने का शक जताया। टेक्निकली ग्रीन हो ही नहीं सकता है, तो वो लाल हो जाता है अनलेस एंड अनटिल कोई उसको टेम्पर ना करे। DRM रिंकेश राय ने दावा किया कि लूप लाइन पर पहले से ही मालगाड़ी खड़ी थी, जिसकी वजह से सिग्नल लाल था, जबकि जांच में यह बात सामने आई कि हादसे के वक्त सिग्नल ग्रीन था, जिससे कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई थी। इस बीच रेलवे सूत्रों के मुताबिक इस बात की भी जांच की जा रही है कि कहीं मरम्मत की वजह से हादसा तो नहीं हुआ, क्योंकि हादसे वाली जगह के पास रेलवे लाइन में रिपेयर का काम चल रहा था।
2 जून को ओडिशा के बालासोर में एक साथ 3 ट्रेनों की टक्कर हुई थी, जिसमें 275 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। इस भीषण हादसे की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई की टीम हर एंगल से बालासोर ट्रेन हादसे की जांच में जुटी है, लेकिन रेलवे के सूत्रों के मुताबिक ये बात भी सामने आई कि जिस जगह पर हादसा हुआ उसके आसपास रेलवे लाइन में रिपेयर का काम चल रहा था। हमारे सूत्रों के अनुसार इस लेवल क्रॉसिंग में कुछ काम हो रहा था, जिसकी वजह से यह आशंका जताई जा रही है कि खुदाई की वजह से कहीं इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में गड़बड़ी आ गई होगी। इसीलिए रेलवे की जांच टीम के साथ साथ सीबीआई की टीम भी इस एंगल को खंगाल रही है और ये पता लगाने में जुटी है कि यह हादसा कहीं रिपेयर के काम की वजह से तो नहीं हुआ। इधर बालासोर ट्रेन हादसे पर टीएमसी नेता कुणाल घोष के ट्वीट पर सियासी बवाल हो गया, क्योंकि कुणाल घोष ने करीब 1.5 मिनट की एक ऑडियो क्लिप शेयर की, जिसमें 2 लोग बालासोर रेल हादसे की बात करते सुनाई दिए, जिसके बाद इस ऑडियो क्लिप पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। क्योंकि कुणाल घोष ने करीब 1.5 मिनट की जो ऑडियो क्लिप शेयर की, उसमें एक शख्स ये कहता सुनाई दिया कि ट्रेन गलत लाइन पर चली गई थी। यही नहीं, उस शख्स ने आशंका जताई कि कुछ तो गड़बड़ हुई, जिसकी वजह से तीनों ट्रेनें टकरा गईं। कुछ काम हुआ था वहाँ पे, हाँ। तो मैं भी उसमें कुछ गड़बड़ किया हूँ। दावा किया गया कि क्लिप में रेलवे के 2 बड़े अधिकारियों ने बात की, जिसके बाद बीजेपी भड़क गई और उसने ऑडियो पर भरोसा करने से इनकार कर दिया। ये आपको मिला कैसे? इसका सत्यार्पण हुआ है क्या? बालासोर ट्रेन हादसे की जांच सीबीआई के पास है, जिसका टीएमसी ने विरोध किया और अब इस नई ऑडियो क्लिप की वजह से टीएमसी और बीजेपी आमने सामने आ गए। उधर अमेरिका के वर्जीनिया में हुए प्लेन क्रैश मामले में पायलट पर लापरवाही का आरोप लगा। अमेरिका के अधिकारियों ने दावा किया कि दुर्घटना से पहले विमान का पायलट अपनी सीट से फिसल गया था और उसकी लापरवाही की वजह से हादसा हुआ था, जिसकी वजह से अमेरिका के वर्जीनिया में प्लेन क्रैश हो गया और 4 लोगों की जान चली गई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यह प्लेन वर्जीनिया में जॉर्ज वॉशिंगटन नेशनल फॉरेस्ट में क्रैश हुआ, जिसका पीछा एक F-16 फाइटर जेट ने किया। इस दौरान प्लेन के पायलट से संपर्क करने की कोशिश की गई थी, लेकिन प्लेन के पायलट का कोई जवाब नहीं मिला और थोड़ी देर बाद प्लेन क्रैश हो गया। अब इस मामले में अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि दुर्घटना से पहले विमान का पायलट अपनी सीट से फिसल गया था, जिसकी वजह से उससे संपर्क नहीं हो पाया और उसकी लापरवाही की वजह से हादसा हो गया। इधर खालिस्तानी आतंकियों को होने वाली टेरर फंडिंग पर एनआईए का बड़ा एक्शन हुआ। एनआईए की टीम ने 2 राज्यों पंजाब और हरियाणा में कुल 10 ठिकानों पर संदिग्धों के यहां छापेमारी की, क्योंकि इन लोगों पर प्रतिबंधित खालिस्तान टाइगर फोर्स से जुड़े होने और फंडिंग करने का शक था। जिसके बाद एनआईए की टीम एक्शन में आ गई और आतंकी साजिशों को बेनकाब करने के लिए तलाशी अभियान चलाया, जिसके तहत प्रतिबंधित खालिस्तान टाइगर फोर्स की फंडिंग से जुड़े संदिग्ध लोगों के यहां छापेमारी की गई। इस दौरान पंजाब में 9 जगहों और हरियाणा में 1 जगह पर रेड की गई। खालिस्तान टाइगर फोर्स को गृह मंत्रालय आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है, जिसका मकसद पंजाब में आतंकवाद फैलाना है और इस मकसद को पूरा करने के लिए फंड जुटाने से लेकर सीमा पार से गोला बारूद और विस्फोटकों की तस्करी की साजिश रची जा रही थी, जिसकी जानकारी मिलने पर एनआईए एक्शन में आ गई। उधर फारस की खाड़ी में ईरान की दादागिरी कम करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर बड़ा प्लान बनाया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जल्द ही दोनों देश समंदर के रास्ते ईरान पर हमला बोल सकते हैं और इसके लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इलाके को चुना, क्योंकि इस इलाके पर ईरान का प्रभाव माना जाता है और इसी इलाके से कई देशों तक तेल पहुंचता है। फारस की खाड़ी में मौजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान के साथ लगता है एक समुद्री रास्ता है, जिसको युद्ध के हालात में ईरान कब्जा करके बंद कर सकता है। ऐसे में अमेरिका नहीं चाहता कि ये रास्ता कभी बंद हो, इसलिए वो ब्रिटेन के साथ मिलकर इस इलाके में अपना दबाव बनाना चाहता है। क्योंकि कुछ दिन पहले ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने फारस की खाड़ी में अमेरिका के तेल टैंकरों को जब्त कर लिया था, जिसके बाद से ही अमेरिका का गुस्सा 7वें आसमान पर है और इसलिए अमेरिका ने इस इलाके में अपना सबसे घातक युद्धपोत उतारने का फैसला किया। इधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जहाजों को परेशान करने के अमेरिका के आरोपों को नकार दिया। अमेरिका ने ईरान पर तेल के टैंकरों को जब्त करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इलाके में अमेरिका और ईरान में तनाव बढ़ा हुआ है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरान ने अमेरिका और दुबई के जहाजों को वहां से गुजरने की इजाजत देने से मना कर दिया था, जिसके बाद अमेरिका ने यूएई और सऊदी अरब के साथ मिलकर ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश की। लेकिन अब ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जहाजों को परेशान करने के अमेरिका के आरोपों को ही नकार दिया है। असल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान के पास मौजूद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अहम रूट है, जिसे ईरान अपना बताता है और इसी वजह से अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देशों से उसका विवाद है। उधर सऊदी अरब की खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि इजराइल ने सीरिया में एक बड़े हथियारों के कारखाने को तबाह कर दिया। दावा किया गया कि यह कारखाना ईरान का था, क्योंकि ईरान ने सीरिया में हथियारों के कई ठिकाने बना रखे हैं जो इजराइल के निशाने पर रहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने इस बार भी ईरान की एक हथियार फैक्ट्री पर हमला किया और मिसाइल ने सटीक निशाना दागकर ईरान के एक हथियारों के कारखाने को नष्ट कर दिया। दावा यह है कि सीरिया में चल रहे इस खुफिया कारखाने में मिसाइलें बनाई जा रही थी। ये मिसाइलें ईरान की फतेह मिसाइलें होने का अनुमान है, जिन्हें रूस की फौज के इस्तेमाल के लिए भेजा जाना था। सऊदी अरब की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के हवाले से इस बड़े ऑपरेशन का दावा सऊदी अरब के एक न्यूज चैनल ने किया। ईरान के हथियार बनाने की कई खुफिया फैक्ट्रियां सीरिया में होने का दावा इजराइल पहले से करता आ रहा है।
पिछले 5 महीनों में ईरान के हथियारों के कारखानों पर यह इजरायल का तीसरा बड़ा हमला है। पहले जो 2 हमले हुए थे उनमें कामिकाजे ड्रोन बनाए जाने की खबरें सामने आई थी। इस बीच ईरान ने आवाज से 15 गुना तेज रफ्तार से दौड़ने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का दावा किया। ईरान के मीडिया का दावा है कि यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती है। और ईरान के मीडिया के मुताबिक उसके हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के ऐलान ने इजरायल और अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि ये दोनों देश नहीं चाहते थे कि ईरान आवाज से 15 गुना तेज रफ्तार से दौड़ने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल बनाए। वहीं ईरान के मीडिया का दावा है कि ये मिसाइल 1.5 टन वजन का विस्फोटक ले जाने में भी सक्षम होगी। ईरान की ये मिसाइल हमले के दौरान अपना रास्ता और अपनी चाल तक बदल सकती है। ईरान ने पिछले साल नवंबर में इसे बनाने की जानकारी दी थी और अब उसने हाइपरसोनिक मिसाइल को तैयार करने का ऐलान कर दिया। इजरायल पहले ही आशंका जता चुका है कि ईरान की ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ऊपर से इसका ऐलान ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान को परमाणु बम बनाने के बेहद करीब माना जा रहा है। उधर चीन ने शिनजियांग प्रांत में मुसलमानों पर अत्याचार के आरोपों को गलत साबित करने के लिए 16 मुस्लिम देशों के प्रतिनिधियों को वहां की सैर कराई। चीन के मीडिया ने दावा किया कि मुस्लिम देशों के प्रतिनिधियों ने यह माना कि शिनजियांग में मुस्लिमों पर अत्याचार नहीं किया जा रहा है और मुस्लिमों पर अत्याचार की खबरें झूठी हैं। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक 16 मुस्लिम देशों के प्रतिनिधियों ने चीन के शिनजियांग प्रांत का दौरा किया, जिसमें उन्होंने पाया कि वहां मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। असल में चीन के शिनजियांग प्रांत में रहने वाले वीगर मुसलमानों की आबादी लाखों में, लेकिन चीन पर वीगर मुसलमानों पर अत्याचार के आरोप लगातार लगते रहे। बताया गया कि इसीलिए उसने मुस्लिम देशों के प्रतिनिधियों को शिनजियांग का दौरा कराया ताकि सच दिखाया जा सके। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस के रेडियो स्टेशन पर राष्ट्रपति पुतिन का फर्जी भाषण चला दिया गया, जिसके बाद रूस के मीडिया ने दावा किया कि उनके रेडियो स्टेशनों को हैक कर लिया गया और रेडियो स्टेशनों पर राष्ट्रपति पुतिन का फर्जी भाषण प्रसारित किया गया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस भाषण में रूस के बेलग्रद इलाके में सेना के ठिकानों पर हुए हमले के बारे में बताया गया। भाषण में दावा किया गया कि नेटो और अमेरिका की सहमति से यूक्रेन की सेना ने बेलग्रद पर हमला किया। इसके साथ ही रूस में यूक्रेन के सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की, क्योंकि रूस का बेलग्रद शहर यूक्रेन की सीमा के नजदीक बसा है। हालांकि क्रेमलिन यानी वहां के राष्ट्रपति भवन के दफ्तर ने बताया कि भाषण फर्जी था। उधर पाकिस्तान की जेल से 3 साल बाद रिहा किए गए 200 मछुआरे भारत पहुंच गए। उन्हें वाघा बॉर्डर से स्पेशल ट्रेन के जरिए गुजरात के वडोदरा रेलवे स्टेशन लाया गया। इन मछुआरों को पाकिस्तान की नौसेना ने पकड़ा था और कराची में उन्हें जेल में रखा गया था, जिसके करीब 3 साल बाद ये 200 मछुआरे भारत लौटे। वडोदरा के रेलवे स्टेशन पर इन मछुआरों का फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। इन 200 मछुआरों में सबसे ज्यादा 171 मछुआरे गुजरात के रहने वाले हैं। इसके अलावा दीव के 15, महाराष्ट्र के 6, उत्तर प्रदेश के 5 और बिहार के 3 मछुआरे शामिल हैं। इन सभी मछुआरों को पाकिस्तान की नौसेना ने पकड़ा था। इस बीच न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बखमुत में तैनात अपने सैनिकों की जमकर तारीफ की, क्योंकि दावा किया गया कि यूक्रेन की सेना ने वहां रूस की फौज को पीछे धकेल दिया और बखमुत के आसपास के कई इलाकों को रूस के कब्जे से छुड़ा लिया। जबकि रूस की सेना ने पिछले महीने ही पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत में मौजूद बखमुत शहर और उसके करीब कई इलाकों पर कब्जे का दावा किया था। लेकिन रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने वहां जोरदार पलटवार करते हुए भीषण लड़ाई के बाद एक बार फिर बढ़त बनाने का दावा किया। बताया गया कि बखमुत में मिली इस सफलता से जेलेंस्की गदगद हो गए और वहां तैनात अपने सैनिकों की जमकर तारीफ की। इधर महाराष्ट्र के अहमदनगर में जमीन विवाद में 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लोहे की रॉड से हमला किया, जिसकी वजह से 7 लोग घायल हो गए। वीडियो में एक बुजुर्ग समेत 3 महिलाएं भी दिखीं, जो लगातार झगड़ा रोकने की कोशिश कर रही थीं। दोनों पक्षों में झगड़ा और मारपीट जमीन विवाद की वजह से हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि बेलारूस के एक फैसले के बाद पोलैंड और लिथुआनिया को नए शरणार्थी संकट का डर सताने लगा। बताया गया कि बेलारूस ने कई देशों के नागरिकों को बिना वीजा के अपने यहां आने की इजाजत दे दी और यही वजह है कि पोलैंड और लिथुआनिया अलर्ट हो गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बेलारूस ने करीब 73 देशों के नागरिकों को बिना वीजा के अपने यहां आने की इजाजत दे दी। दावा किया गया कि बेलारूस में हर साल होने वाले संगीत समारोह में 73 देशों के लोग बिना वीजा के शामिल हो सकेंगे। यही वजह है कि पोलैंड और लिथुआनिया को शरणार्थी संकट का डर सताने लगा, क्योंकि बेलारूस की सीमा पोलैंड और लिथुआनिया से लगती है। ऐसे में उस संगीत कार्यक्रम में आने वाले लोग दोनों देशों में अवैध तरीके से घुस सकते हैं। इस बीच अवैध रूप से ब्रिटेन में घुसने वालों को अब वहां जहाज में रखा जाएगा। अवैध शरणार्थियों को रोकने के लिए ब्रिटेन की सरकार एक कानून लेकर आई है, जिसमें ब्रिटेन में अवैध तरीके से घुसने वालों पर सख्ती बरतने का प्रावधान किया गया। इतना ही नहीं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अवैध शरणार्थियों के लिए जहाज बनवाने का ऐलान कर दिया, ताकि जल्द से जल्द उन्हें जहाजों में रखा जा सके। ऋषि सुनक ने साफ किया कि इस महीने के अंत तक एक जहाज तैयार हो जाएगा, जिसमें करीब 1000 शरणार्थियों को रखा जा सकेगा। ब्रिटेन में अवैध तरीके से घुसने वालों पर सख्ती बरतने के लिए वहां की संसद में जो कानून लाया गया, उसमें शरणार्थियों को हिरासत में लेकर उन्हें उनके देश वापस भेजने का भी प्रावधान है। वहीं विदेशी बाजारों से मिल रहे कमजोर संकेतों के कारण दिन भर शेयर बाजार दबाव में कारोबार करता रहा। हालांकि दिन भर चले उतार चढ़ाव के बाद बाजार मामूली बढ़त के साथ ही बंद हुआ।
और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स केवल 5 अंकों की बढ़त के साथ 62,792 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में भी 5 अंकों की बढ़त दर्ज की गई और वो 18,599 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा तेजी ऑटो, रियल्टी और फार्मा शेयरों में दर्ज की गई, जबकि आईटी, टेक और मेटल शेयरों में बिकवाली का दौर चलता रहा। इधर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर धरने पर बैठे किसानों को हटाने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। किसानों ने सूरजमुखी की खरीद एमएसपी पर करने की मांग पर हाईवे जाम कर दिया और उन्हें वहां से हटाने के लिए पुलिस को पानी की बौछार तक करनी पड़ी। इस दौरान वहां मौजूद सैकड़ों किसानों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया, जिसके बाद पुलिस के जवानों ने दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर धरना दे रहे किसानों को वहां से जबरन हटा दिया। बताया गया कि ये किसान भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के दल की तरफ से वहां जमा हुए थे। किसानों ने आरोप लगाया कि उनकी सूरजमुखी की खरीद एमएसपी से काफी कम दामों पर की जा रही है और इसी पर विरोध जताने के लिए किसानों ने हाईवे पर धरना देने का फैसला किया था। उधर नेटो चीफ के एक बयान पर चीन आग बबूला हो गया। असल में नेटो चीफ येंस स्टोल्टनबर्ग ने कुछ दिनों पहले चीन को उसके पड़ोसी देशों के लिए खतरा बताया था, लेकिन ये बात चीन को इतनी ज्यादा चुभ गई कि उसने नेटो को हद में रहने की चेतावनी दे डाली। नॉर्वे में चीन के दूतावास ने एक बयान जारी करते हुए नेटो चीफ येंस स्टोल्टनबर्ग को भड़काने वाली बयानबाजी से बचने को कहा। असल में नेटो चीफ लगातार चीन को उसके पड़ोसी देशों के लिए खतरा बता रहे हैं। इतना ही नहीं, नेटो लगातार चीन के दुश्मन देश जापान और ताइवान के साथ अपनी करीबी भी बढ़ाने में जुटा है और यही बात चीन को रह रहकर परेशान कर रही है। कुछ दिनों पहले ही नेटो ने जापान में अपना दफ्तर खोलने का ऐलान किया था, लेकिन तभी से चीन भड़का हुआ है। इस बीच ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि जापान में नेटो का दफ्तर खोलने के प्लान पर चीन के बाद फ्रांस भी भड़क गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि इस कदम से नेटो और चीन के बीच तनाव बढ़ सकता है और इसीलिए उन्होंने जापान में नेटो का दफ्तर खोलने की योजना पर कड़ी आपत्ति जता दी। इससे पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने भी कहा था कि नेटो को हिंद प्रशांत महासागर तक अपना विस्तार नहीं करना चाहिए, जबकि पिछले महीने की शुरुआत में नेटो के महासचिव ने जापान का दौरा किया था और वहां के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, जहां इस बात पर सहमति बनी थी कि जापान की राजधानी टोक्यो में नेटो का एक ऑफिस खोला जाएगा। लेकिन अब नेटो का सदस्य फ्रांस ही उसकी इस योजना के खिलाफ खड़ा हो गया। इधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में विपिंदर राणा नाम के ट्रेकिंग गाइड की मौत हो गई। ये घटना तब हुई जब वो 34 लोगों के एक ग्रुप को लेकर कालिंदी ट्रैक पर गए थे, लेकिन ऊंचाई वाले एक इलाके में हार्ट अटैक से विपिंदर राणा की मौत हो गई। इस दौरान वहां भारी बर्फबारी हो रही थी, जिसकी वजह से उनके साथ गए लोग शव को छोड़कर लौट आए। बाद में उन लोगों ने इस घटना की जानकारी जिलाधिकारी को दी और फिर शव को हेलीकॉप्टर से लाने की मांग की। तक भी हेलीकॉप्टर जा सकता है, कम से कम वहां से उस डेड बॉडी को मातृ तक लाया जाए। इसके बाद प्रशासन की तरफ से ट्रेकिंग गाइड विपिंदर राणा का शव लाने के लिए 4 लोगों को भेजा गया। इस बीच जर्मनी ने आरोप लगाया कि चीन उसकी सेना के पूर्व पायलटों के जरिए नेटो के राज चुराने की साजिश रच रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ने कुछ दिन पहले ही अपनी वायुसेना के पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए जर्मनी के कुछ पूर्व पायलटों को नौकरी पर रखने का ऐलान किया था, जिसके बाद जर्मनी को यह डर सताने लगा कि चीन उसके पूर्व पायलटों से नेटो के राज उगलवा लेगा और अगर ऐसा हुआ तो नेटो और उसके सदस्य देशों के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। जर्मनी का आरोप है कि चीन ने उन्हीं पायलटों को नौकरी दी है जिन्होंने पहले कभी नेटो के अभ्यास में हिस्सा लिया था। इसलिए जर्मनी को ये आशंका सताने लगी कि चीन उनके जरिए नेटो की खुफिया जानकारी जुटाने की कोशिश करेगा। हालांकि जर्मनी ने चीन को ये चेतावनी भी दी कि अगर उसने पायलटों का गलत इस्तेमाल किया तो उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उधर चीन को उसके पड़ोस में ही घेरने के लिए अमेरिका ने पहली बार जापान और फिलीपींस के कोस्ट गार्ड के साथ दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास किया। चीन अपने बगल में मौजूद दक्षिण चीन सागर के लगभग पूरे के पूरे हिस्से को अपना बताता है, लेकिन अमेरिका से लेकर जापान और फिलीपींस चीन के दावे को नहीं मानते। इसलिए इस बार तीनों देशों के कोस्ट गार्ड मिलकर दक्षिण चीन सागर में उतर गए। बताया गया कि अमेरिका, जापान और फिलीपींस के कोस्ट गार्ड के 500 से ज्यादा जवानों ने समंदर में चीन के हमलों से निपटने की प्रैक्टिस की। चीन दक्षिण चीन सागर को अपना सैन्य अड्डा बनाकर बैठा है। वो वहां टापू बनाकर उन पर अपने हथियार भी तैनात कर चुका है। चीन की इसी दादागिरी को रोकने के लिए अमेरिका दक्षिण चीन सागर में लगातार गश्त लगाता रहता है और इस बार उसने जापान और फिलीपींस के कोस्ट गार्ड के साथ एक्सरसाइज की। इधर उत्तर प्रदेश के बरेली से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां डीजे के संगीत पर डांस करने के लिए 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सामने आए वीडियो में दोनों पक्ष एक दूसरे पर डंडे बरसाते नजर आए, जबकि कुछ लोग तो ईंट और पत्थरों से भी हमले करते दिखाई दिए। इस दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। मारपीट के दौरान कई लोगों को चोटें आईं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया। बताया गया कि पूरा विवाद डीजे के संगीत पर डांस करने को लेकर हुआ। उधर डोनाल्ड ट्रंप के जूनियर रहे पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने उन्हें चुनौती देकर अगले साल का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव दिलचस्प बना दिया। पेंस ने ऐलान किया कि वो भी 2024 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे। जबकि माइक पेंस पिछले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति रहते वहां के उपराष्ट्रपति थे, यानी ट्रंप उनके बॉस थे। मगर इस बार माइक पेंस ट्रंप के नीचे रहकर काम करना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ने का मन बना लिया। ट्रंप पहले ही रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर रेस में है
और पेंस ने भी रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होने की घोषणा कर दी। इधर दिल्ली के एक निजी स्कूल में बने स्विमिंग पूल में डूबने से एक 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। बताया गया कि शाम के वक्त स्कूल के स्विमिंग पूल को बाहर के लोगों के लिए खोल दिया जाता है, जहां यह बच्चा भी अपने रिश्तेदार के साथ नहाने पहुंचा था और तभी गहरे पानी में जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। बच्चे के परिवार ने स्विमिंग पूल के केयर टेकर पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिवार का आरोप है कि स्विमिंग पूल में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। लड़का नहा रहा था, उसने कहा था मेरे को महसूस हुआ है जैसे कोई नीचे है, तो मैं खुद कूदा हूं, उसके अंदर मैंने अपना आप निकाला है। वहीं स्विमिंग पूल के केयर टेकर ने इन सभी आरोपों को गलत बताया। 3 बार मना किया है, उधर मत लेके जाओ बच्चे को, उधर डीप है मैं लेके जा रहा हूँ, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिलहाल पुलिस ने लापरवाही की वजह से मौत होने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उधर अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने रूस में ड्रोन हमले करने के लिए वहां अपने जासूस तैनात कर दिए। आशंका जताई गई कि पिछले महीने क्रेमलिन पर हुए हमले में भी उन्हीं जासूसों का हाथ हो सकता है, क्योंकि अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने रूस की धरती पर ड्रोन हमले करने के लिए वहां जासूसों की फौज तैनात कर दी, जिसमें यूक्रेन का समर्थन करने वाले कई रूसी नागरिक भी शामिल बताए गए। दावा किया गया कि जेलेंस्की के ये जासूस रूस के अलग अलग इलाकों में तैनात हैं और यूक्रेन के इशारों पर वो कई ड्रोन हमलों को अंजाम दे चुके हैं, जिनमें रूस के तेल डिपो, रेलवे लाइन, मिलिट्री बेस समेत कई इमारतों को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक उन जासूसों को हमले के लिए ड्रोन भी यूक्रेन की तरफ से ही दिए गए। इधर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां समीर नाम का एक दुकानदार नाले के गंदे पानी को नारियलों पर छिड़कता दिखाई दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो नारियलों को ताजा रखने के लिए नाले का पानी उन पर छिड़कता दिखा। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें वो दुकानदार सड़क किनारे बह रहे एक नाले से गंदा पानी जग में भरता दिखाई दिया। इसके बाद वो उस पानी का ठेले पर रखे नारियलों पर छिड़काव करता नजर आया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। इधर ईरान के मीडिया ने दावा किया कि इटली में हुए बोट हादसे में मरने वालों में इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद का एक एजेंट भी शामिल था। पिछले महीने खबर आई थी इटली के अरोना इलाके में एक बोट हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। इटली के मीडिया ने दावा किया था कि वो लोग नाव में बर्थडे पार्टी मना रहे थे, जबकि इजरायल के मीडिया ने दावा किया था कि उस पर इजरायल के लोग मौजूद थे जो एक मिशन की कामयाबी का जश्न मना रहे थे। ये मिशन ईरान और रूस के बीच हथियारों की किसी डील को नाकाम करने का बताया गया था। अब ईरान के मीडिया ने दावा किया कि उस बोट पर इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद का एक एजेंट भी मौजूद था, जो ईरान की रूस से हथियारों की डील को रोकने का प्लान बना रहा था। इधर बिहार के भागलपुर में निर्माणाधीन पुल गिरने पर लोक गायक छैला बिहारी का नया गाना सामने आया। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए अपने गाने में उन्होंने बिहार की नीतीश सरकार को जमकर घेरा और बिहार के लोक गायक छैला बिहारी ने अपने गाने के जरिए सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। छैला बिहारी बिहार के भागलपुर में गंगा किनारे उस जगह पहुंचे जहां निर्माणाधीन पुल गिरा था और यहीं पर लोगों के बीच में उन्होंने पुल हादसे पर गाना गाया। सरकार के नीति से बड़ी ढुलमुल हो। 2 दिन पहले बिहार के भागलपुर में 1710 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा पुल रेत की तरह गंगा में बह गया था, जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2014 में किया था। उधर पश्चिमी मीडिया ने रूस पर ईरान से गोला बारूद खरीदने का दावा कर दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान ने रूस को $10 लाख यानी भारतीय रुपयों में 8 करोड़ से ज्यादा के घातक हथियार और विस्फोटक मुहैया कराए, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ जंग में किया जाएगा। पश्चिमी मीडिया ने खुफिया दस्तावेज जारी करते हुए ईरान से गोला बारूद खरीदे जाने का दावा किया, लेकिन ईरान और रूस के बीच हुई हथियारों की डील पर जब दोनों देशों से इसकी जानकारी मांगी गई तो उन्होंने इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया और न ही पश्चिमी मीडिया की ओर से जारी खुफिया दस्तावेज पर कोई जवाब दिया, जिससे आशंका जताई गई कि रूस और ईरान ने यूक्रेन को तबाह करने के लिए गुप्त तरीके से हथियारों का सौदा कर लिया। वहीं पिछले महीने ही यूक्रेन ने रूस पर ईरान के हथियारों से हमला करने का दावा किया था, लेकिन ईरान ने जेलेंस्की के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया था। इधर सूत्रों के मुताबिक कश्मीर के युवाओं ने आतंकवादी संगठनों से दूरी बना ली, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद से वहां के हालात में हुए बदलाव के बाद अब आतंकी संगठन के सरगना युवाओं को बरगला नहीं पा रहे और इसी वजह से अब कश्मीर के नौजवानों ने आतंकी संगठनों से दूरी बना ली। सूत्रों के मुताबिक इस साल आतंकी संगठनों में शामिल होने वाले कश्मीर के युवाओं की संख्या बहुत ही कम है। पिछले साल 30 मई 2022 तक 41 युवा आतंकी संगठनों में शामिल हुए थे, जबकि इस साल 30 मई 2023 तक सिर्फ 7 युवा आतंकी संगठनों का हिस्सा बने। आज की डेट में वहाँ के जनमानस का डर पूरी तरीके से निकल गया, यानी कश्मीर के बदले हुए हालात ने युवाओं को आतंक के रास्ते से अलग कर दिया और अब युवाओं ने रोजगार की ओर रुख किया। उधर बिहार के बेतिया से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक गाड़ी 8 छात्राओं को रौंदती चली गई। घटना उस वक्त हुई जब वो छात्राएं साइकिल से जा रही, तभी वो तेज रफ्तार गाड़ी उन लोगों को रौंदती चली गई। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें कई गाड़ियां सड़क से जाती दिखाई दी। इस दौरान कुछ छात्राएं साइकिल से वहां से गुजरती नजर आईं। जैसे ही वो कुछ दूरी पर पहुंची, पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार गाड़ी उन्हें रौंदती चली गई। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद
और इससे सबसे ज्यादा खतरा इजराइल को है, जिसका अमेरिका समर्थन करता है। और ईरान अपनी परमाणु ताकत का इस्तेमाल इजराइल और अमेरिका के खिलाफ भी कर सकता है। इसीलिए दोनों देश उसके परमाणु ताकत बनने का विरोध कर रहे हैं। यही वजह रही कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ईरान के पर कतरने वाला बयान दिया और यह साफ कर दिया कि अमेरिका किसी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलने देगा और उसे परमाणु ताकत हासिल करने से रोकेगा। यही नहीं, ईरान को कमजोर करने के लिए वो इजराइल को मुस्लिम देशों के करीब लाने में जुट गया और इजराइल और सऊदी अरब के सामान्य होते रिश्तों पर खुशी जताई। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने दक्षिण में मौजूद खैरसोन में बहुत बड़े बांध को बम से उड़ा दिया। ये बांध यूक्रेन की सबसे लंबी नदी नीप्रो पर बना है और अब उससे बेहिसाब पानी बहता जा रहा है। एक एक कर खैरसोन के इलाके पानी में डूबते जा रहे हैं और करीब 16,000 लोगों पर तो सीधा खतरा है। इसलिए बांध के आसपास के इलाके खाली करवाए जा रहे हैं। क्योंकि सामने आई तस्वीरों में खैरसोन में नीप्रो नदी पर बना नोवा कखोव का बांध बीच से टूटा हुआ नजर आया और नदी का पानी सैलाब बनकर तेजी से बहता दिखा। जबकि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में टूटने से पहले नोवा कखोव का बांध ऐसा नजर आया, तब उससे पानी एक धार में निकलता दिखा। लेकिन बांध के टूटने के बाद रूस और यूक्रेन के सैनिक भी पानी में बह सकते हैं, क्योंकि वो खैरसोन में जहां लड़ रहे हैं नदी का पानी उन इलाकों को भी नहीं छोड़ने वाला। नोवा कखोव का बांध लगभग 98 फीट ऊंचा और 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। इतने विशाल बांध के टूटने से नदी का 480 करोड़ गैलन पानी बह सकता है। यानी खैरसोन में सुनामी आने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और वहां के हालात समंदर में डूबते टाइटैनिक जहाज की तरह हो गए हैं। बल्कि इस बांध के टूटने से यूरोप का सबसे बड़ा ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट भी खतरे में पड़ गया, क्योंकि इसी बांध से वहां भी पानी सप्लाई होता है। और अगर ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट को नोवा कखोव का बांध का पानी नहीं मिला तो ऐसा न्यूक्लियर ब्लास्ट हो सकता है जो पूरे यूरोप को रेडिएशन में झुलसा देगा। ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट पिछले साल से रूस के कब्जे में है। खैरसोन में मौजूद नोवा कखोव का बांध से वो 150 किलोमीटर दूर है। ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट के न्यूक्लियर रिएक्टरों को ठंडा करने के लिए नोवा कखोव का बांध से आए पानी का इस्तेमाल होता है। पावर प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्टर काम कर रहा हो या नहीं, परमाणु ईंधन को हर वक्त ठंडा रखना पड़ता है। ये बेहद जरूरी है। अगर ऐसा ना हो तो रेडियो एक्टिव पदार्थ के लीक होने का खतरा रहता है। मगर नोवा कखोव का बांध के टूटने के बाद डर है कि ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट में ये हो पाएगा या नहीं। वहीं रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने खुद जानबूझकर खैरसोन में बांध पर मिसाइलें गिराकर उसे तबाह कर दिया, ताकि वो अपनी सेना की नाकामी से दुनिया का ध्यान भटका सके और बाकी देशों के आगे रूस के हमले पर हल्ला मचा सके। खैरसोन में रूस के बैठाए गवर्नर ने दावा किया कि पूर्वी यूक्रेन में रूस की सेना जिस तरह ज़ेलेंस्की की फौज को धूल चटा रही है, उस बात से अपनी बेइज्जती होने से बचाने के लिए यूक्रेन ने नीप्रो नदी का बांध तोड़ डाला, ताकि हर तरफ उसकी ही चर्चा हो। खैरसोन में मौजूद जो नोवा कखोव का बांध तबाह हुआ वो रूस के कब्जे वाले इलाके में है और उस बांध से क्राइमिया को भी पानी सप्लाई होता है और क्राइमिया पर पुतिन 2014 से ही कब्जा करके बैठे हैं। तो फिर रूस वहां हमला करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? मगर यूक्रेन का कहना है कि रूस ने बांध इसलिए उड़ाया ताकि उस पर बनी सड़क के रास्ते यूक्रेन की सेना को खैरसोन में आगे बढ़ने से रोका जा सके। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दिल्ली के पास गाजियाबाद में चल रहे धर्म परिवर्तन केस से जुड़ी। पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र के ठाणे का रहने वाला शाहनवाज धर्मांतरण के इस खेल का सबसे अहम किरदार है। आरोप है कि शाहनवाज ने बद्दो नाम से फर्जी आईडी बना रखी थी, जिसकी मदद से वो पिछले 2.5 साल से धर्मांतरण का धंधा चला रहा था। उस पर नाबालिग हिंदू लड़कों को बरगलाकर इस्लाम धर्म अपनाने की साजिश रचने का आरोप है। हालांकि धर्मांतरण के इस खेल का पर्दाफाश होते ही शाहनवाज फरार हो गया और गाजियाबाद पुलिस की एक टीम उसकी तलाश में महाराष्ट्र के ठाणे पहुंच गई। लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी शाहनवाज पुलिस की गिरफ्त से दूर है। आरोप है कि शाहनवाज बच्चों को ऑनलाइन गेम में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाता था। मतलब शाहनवाज धर्मांतरण की इस साजिश का मुख्य किरदार है। और आरोप है कि वो कम उम्र के लड़कों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए बरगलाने का काम करता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गेमिंग ऐप के जरिए शाहनवाज पहले हिंदू नाबालिग लड़कों का इस्लाम धर्म पर भरोसा बढ़ाता था। और आरोप है कि इस्लाम धर्म की तरफ झुकाव बढ़ने के बाद वो उन लड़कों को मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए दबाव भी डालता था। सूत्र ये भी बताते हैं कि शाहनवाज लड़कों को मस्जिद में किसी दूसरे आदमी से बात नहीं करने और अपने बारे में किसी को कुछ भी बताने से मना करता था। यही नहीं, शाहनवाज लड़कों को यह भी बताता था कि 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद ही वो सही तरीके से इस्लाम धर्म को अपना पाएंगे। और गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक धर्मांतरण का यह खेल 3 चरणों में होता था। आरोप है कि गिरोह से जुड़े लोग नाबालिग हिंदू लड़कों को गेमिंग ऐप के जरिए ब्रेन वॉश कर उनका धर्म परिवर्तन कराते थे। इसका पता तब चला जब पुलिस ने मुस्लिम धर्म अपना चुके 3 नाबालिग लड़कों से पूछताछ की, जिसमें उन्होंने बताया कि हिंदू लड़कों को गुमराह कर धर्म परिवर्तन कराने का यह पूरा खेल 3 चरणों में होता था। पहले स्टेप में गिरोह से जुड़े लोग हिंदू नाम से फर्जी आईडी बनाकर फोर्टनाइट नाम की मोबाइल ऐप पर गेम खेलते थे। इस दौरान कुछ लड़के गेम में हार जाते थे तो उन्हें कुरान की आयतें पढ़वाई जाती थी और फिर गेम जिताकर उन्हें कुरान पर भरोसा दिलाया जाता था। दूसरे चरण में डिस्कॉर्ड ऐप से मुस्लिम लड़के हिंदू नाम से नाबालिग लड़कों से चैटिंग कर उन्हें मुस्लिम रीति रिवाज अपनाने के लिए गुमराह करते थे।
जबकि आरोप है कि तीसरे चरण में लड़कों को बरगलाने के लिए भगोड़े जाकिर नायक और दूसरे मुस्लिम धर्मगुरुओं के वीडियो दिखाए जाते थे। और गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक पिछले 2.5 साल से चल रहा धर्मांतरण का यह खेल पाकिस्तान के एक यूट्यूब चैनल यूथ क्लब से चल रहा था। पुलिस का यह भी कहना है कि धर्मांतरण का यह मामला न सिर्फ भारत बल्कि यूरोप तक फैला हुआ था। और इसका पता तब चला जब पुलिस ने मुस्लिम धर्म अपना चुके एक नाबालिग लड़के से बात की, जिसमें उसने बताया कि वो गेमिंग ऐप फोर्टनाइट से जुड़ा था। उसमें कुछ यूरोप के लड़के थे जो पहले ईसाई थे और बाद में मुस्लिम बन गए थे। पुलिस का कहना है कि उस लड़के ने यह भी बताया कि उन्हें पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल यूथ क्लब के वीडियो दिखाए जाते थे ताकि लड़कों का ब्रेन वॉश कर उन्हें इस्लाम की तरफ मोड़ा जा सके। ये यूथ क्लब चैनल ये यूट्यूब पे है, इसमें ये पाकिस्तान ओरिजिन का बताया जा रहा है। इस्लाम धर्म अपनाने के बाद लड़कों को भगोड़े जाकिर नायक और पाकिस्तान के धर्मगुरु डॉक्टर तारिक जमील के वीडियो दिखाए जाते थे। उधर यूपी के गाजियाबाद की मस्जिद में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण के जिस खेल का पर्दाफाश हुआ वो कुछ महीनों से नहीं बल्कि करीब 2.5 साल से चल रहा था। यह दावा पुलिस सूत्रों ने किया। इस बात की जानकारी मस्जिद की कमेटी के सदस्य रहे अब्दुल रहमान को भी थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब्दुल रहमान धर्मांतरण गिरोह से जुड़ा था और वो हिंदू नाबालिग लड़कों को नमाज ब्रेकिंग न्यूज आ रही है चीन की घुसपैठ से जुड़ी। दक्षिण कोरिया का आरोप है कि जापान सागर और दक्षिण चीन सागर में रूस और चीन की वायुसेनाओं ने उसकी एयर स्पेस में पेट्रोलिंग की। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इस दौरान रूस और चीन के लड़ाकू विमान दक्षिण कोरिया की सीमा में काफी अंदर तक घुस गए, जिससे दक्षिण कोरिया बुरी तरह भड़क गया, जिसके बाद उसने उन देरों को जवाब देने के लिए अपने लड़ाकू विमान मैदान में उतार दिए। लेकिन इससे पहले कि दोनों देशों के विमानों का दक्षिण कोरिया के फाइटर जेट से सामना हो पाता, रूस और चीन के विमान दक्षिण कोरिया की सीमा से बाहर चले गए। हालांकि चीन ने साफ किया कि उसकी वायुसेना ने आसमान में जो पेट्रोलिंग की उसका मकसद दक्षिण कोरिया को डराने या धमकाने का नहीं था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक दक्षिण कोरिया के एयर डिफेंस जोन में रूस और चीन के 4 लड़ाकू विमान घुस गए। बताया गया कि इसके बाद दक्षिण कोरिया अलर्ट हो गया और उसने भी अपने कुछ लड़ाकू विमान मैदान में उतार दिए। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब चीन ने दक्षिण कोरिया की टेंशन बढ़ाने की कोशिश की हो। पिछले साल नवंबर में भी पेट्रोलिंग के दौरान चीन और रूस के कुछ लड़ाकू विमानों के दक्षिण कोरिया की सीमा में घुसने की खबर आई थी। इधर बिहार के बेतिया से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक गाड़ी 8 छात्राओं को रौंदती चली गई। ये घटना उस वक्त हुई जब वो छात्राएं साइकिल से जा रही थी, तभी वो तेज रफ्तार गाड़ी उन लोगों को रौंदती चली गई। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें कई गाड़ियां सड़क से जाती दिखाई दी। इस दौरान कुछ छात्राएं साइकिल से वहां से गुजरती नजर आईं। जैसे ही वो कुछ दूरी पर पहुंची, पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार गाड़ी उन्हें रौंदती चली गई। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर लगने के बाद उनकी साइकिलें सड़क किनारे जा पहुंची, जबकि उन पर सवार छात्राएं उछलकर काफी दूर जा गिरी। इस हादसे में छात्राएं बुरी तरह घायल हो गईं, जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। इस बीच दक्षिण कोरिया ने दावा किया कि वो उत्तर कोरिया से निपटने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर परमाणु हथियारों की तैनाती कर सकता है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने इसकी जानकारी दी और बताया कि उत्तर कोरिया लगातार अपनी सैन्य ताकतों में इजाफा कर रहा है, जिसके खिलाफ अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने मोर्चा खोल दिया, क्योंकि पिछले महीने ही दक्षिण कोरिया ने किम जोंग उन पर बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग करने का दावा किया था। हालांकि उत्तर कोरिया की यह मिसाइल कुछ देर बाद ही समंदर में जा गिरी थी। वहीं यह भी दावा किया गया कि इस महीने उत्तर कोरिया अपनी जासूसी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च कर देगा, जो दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के लिए घातक साबित हो सकता है। यही वजह है कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने परमाणु हथियारों के जरिए उत्तर कोरिया को घेरने की तैयारी कर ली। उधर ऑकस देशों यानी ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका के बीच परमाणु सहयोग बढ़ने से चीन की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि इस डील के तहत ऑस्ट्रेलिया को 8 परमाणु पनडुब्बियां मिलने वाली हैं, जो वो अमेरिका और यूके से खरीदेगा और इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी ताकत बढ़ाएगा, जिसकी वजह से चीन की चिंता बढ़ गई। क्योंकि 2030 तक ऑस्ट्रेलिया को 1-2 नहीं बल्कि 8 परमाणु पनडुब्बियां मिलने वाली हैं, जिसके लिए ऑकस देशों यानी ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका के बीच कुछ महीने पहले डील हुई थी, जिसने चीन की रातों की नींद उड़ा दी। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी मिलने का मतलब यह हुआ कि प्रशांत महासागर में चीन के दबदबे को चुनौती मिलेगी, और इसी बात ने चीन को परेशान कर दिया। उसके विदेश मंत्री ने बयान दिया कि ऑकस देशों को इंटरनेशनल कम्युनिटी की चिंताओं के बारे में भी सोचना चाहिए और परमाणु पनडुब्बियों की डील को रद्द कर देना चाहिए। उधर यूरोप के देश फिनलैंड में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के लिए एक कारोबारी पर 1,21,000 यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 1,07,00,000 रुपयों का भारी भरकम जुर्माना लगाया गया। और ऐसा इसलिए क्योंकि फिनलैंड में सड़क नियमों की अनदेखी करने वालों पर उनकी कमाई के हिसाब से ही जुर्माना लगाया जाता है। और अंदर्स विक्लिफ नाम के जिस कारोबारी पर जुर्माना लगाया गया वो फिनलैंड के सबसे अमीर लोगों में एक है। जानकारी के मुताबिक अंदर्स विक्लिफ ने जिस सड़क पर 82 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपनी कार दौड़ाई, उस पर अधिकतम 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाई जा सकती है। इसीलिए उन पर 1,21,000 यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 1,07,00,000 रुपयों का भारी भरकम जुर्माना लगाया गया। इधर गुजरात के राधनपुर में एक शख्स पत्नी की मौत के बाद समाधि लेने जा रहा था।
जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने समाधि ले रहे शख्स को रोक लिया और समाधि कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। दावा किया गया कि एक शख्स ने अपनी पत्नी की मौत के बाद उसके साथ ही समाधि लेने का ऐलान किया था, जिसके बाद दूर दूर से लोग उसे देखने पहुंचे, क्योंकि जीवा भाई नाम का वो शख्स संत बन गया था। लेकिन उसका जीते जी समाधि लेना कानून के खिलाफ था और इसीलिए पुलिस ने समाधि स्थल पर पहुंचकर उसे रोक दिया। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का साथ छोड़ने वाले नेताओं ने डेमोक्रेट्स नाम से नया संगठन बना लिया। इमरान खान की गिरफ्तारी पर 9 मई को भड़की हिंसा के बाद पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी थी, जिनमें फवाद चौधरी जैसे नेताओं के नाम भी शामिल हैं, जिन्हें इमरान खान के सबसे करीबी लोगों में गिना जाता था। इमरान खान की पार्टी पीटीआई छोड़ने वाले नेताओं ने अब डेमोक्रेट्स नाम से नया संगठन बना लिया। यही नहीं, पिछले महीने पीटीआई छोड़ने वाले पंजाब प्रांत के पूर्व गृह मंत्री हाशिम डोगर इस नए संगठन के प्रमुख बनाए गए। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि ये संगठन पाकिस्तान की बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन करेगा या नहीं। इसके अलावा इस बात की भी जानकारी नहीं दी गई कि डेमोक्रेट संगठन आने वाले चुनाव में उतरेगा या नहीं। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया का दावा है कि इस संगठन के नेता शहबाज शरीफ की अगुवाई वाली पाकिस्तान सरकार के खिलाफ काम करते रहेंगे। इधर इजराइल ने दावा किया कि उसने समंदर में प्राकृतिक गैस के एक बहुत बड़े भंडार को ढूंढने में कामयाबी हासिल कर ली। इजराइल के ऊर्जा मंत्री ने ऐलान किया कि यह इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा गैस भंडार है, जो इजराइल के लिए किसी खजाने से कम नहीं, क्योंकि माना जा रहा है कि इससे इजराइल को हर साल करोड़ों डॉलर का मुनाफा होगा। इजराइल के ऊर्जा मंत्री ने ऐलान किया कि उनके देश ने समंदर के अंदर मौजूद इजराइल के सबसे बड़े गैस भंडार को खोज निकाला, जिसे दुनिया कातलान गैस भंडार के नाम से जानेगी। जानकारी के मुताबिक इसे ढूंढने का काम पिछले 2 सालों से लगातार जारी था और ब्रिटेन की एक गैस कंपनी ने इसमें इजराइल की मदद की, जिसके बाद इजराइल ने ये उम्मीद जताई कि अब उसे हर साल कई करोड़ डॉलर का फायदा होगा। साथ ही गैस के लिए उसकी दूसरे देशों पर निर्भरता भी लगभग खत्म हो जाएगी। इस बीच रूस के बेलग्रद के एक इलाके पर यूक्रेन के समर्थकों ने कब्जे का ऐलान कर दिया। बेलग्रद में पिछले 2 महीनों में कई बार ड्रोन से हमला हो चुका है और रूस इन हमलों के लिए जेलेंस्की की सेना को जिम्मेदार ठहराता है। हालांकि रूस के इस प्रांत में कई विद्रोही गुट भी मौजूद हैं, जिन्होंने यूक्रेन जंग के बाद से ही पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। रूस का आरोप है कि इसके पीछे भी यूक्रेन का ही हाथ है। इस बीच यूक्रेन के समर्थकों ने बेलग्रद के नोविया तेवलजांका पर कब्जा करने का दावा किया। रूस का ये इलाका यूक्रेन की सीमा के नजदीक बसा है, जबकि बेलग्रद शहर यूक्रेन सीमा से महज 40 किलोमीटर दूर है। अपने दावे को पुख्ता करने के लिए यूक्रेन के समर्थकों ने एक वीडियो भी जारी किया। ये वीडियो ऐसे वक्त में जारी किया गया जब जेलेंस्की की सेना बेलग्रद में घुसने की फिराक में थी और रूस ने उसकी कोशिश को नाकाम करने का दावा किया। उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अजरबैजान और इजराइल की दोस्ती में ईरान फूट डालने की कोशिश में जुट गया। ईरान ने इजराइल पर आरोप लगाते हुए उसे अजरबैजान का दुश्मन बता दिया। मतलब ईरान फूट डालो और राज करो वाले प्लान के तहत इजराइल और अजरबैजान में दुश्मनी कराना चाहता है। इसीलिए उसने अजरबैजान के लोगों को आगाह करते हुए इजराइल से दूर रहने को कहा। इतना ही नहीं, पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरान ने इजराइल पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से फिलिस्तीन पर इजराइल ने कब्जा किया था, ठीक वैसा ही कब्जा वो अजरबैजान पर करेगा। कुछ दिन पहले इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हेर्ज़ोग ने अजरबैजान का दौरा किया था, जिसके बाद दोनों देशों में ईरान को घेरने की डील हुई थी, जिससे ईरान भड़का हुआ है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि 2 देश मिलकर उस पर हमला बोलें। इसलिए ईरान हर वो तरीका अपना रहा है जिससे इजराइल पश्चिम एशिया में अकेला पड़ जाए। इधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से खटपट के बीच अटकलें लगीं कि सचिन पायलट 11 जून को नई पार्टी बना सकते हैं, क्योंकि 11 जून को सचिन पायलट अपने पिता राजेश पायलट के समाधि स्थल पर शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। वैसे 11 जून को हर साल वो एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं, इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। लेकिन इस बार पायलट 11 जून को नई पार्टी बनाने का ऐलान कर सकते हैं। ये अटकलें इसलिए लगीं क्योंकि सूत्रों ने बताया कि पायलट ने प्रशांत किशोर की कंपनी से संपर्क किया और सर्वे के जरिए ये पता लगाया कि वो अपने दम पर राजस्थान में कितनी सीटें जीत सकते हैं। हालांकि पायलट गुट के नेताओं ने इन अटकलों को खारिज कर दिया। कोई बात नहीं। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी ने भी दावा किया कि पायलट कहीं नहीं जा रहे। कोई बात नहीं है, मेरे ख्याल ये बात होगी भी नहीं। लेकिन पायलट के तेवर अलग हैं, क्योंकि वो खुलकर बोल चुके हैं कि वो अपनी किसी मांग से समझौता नहीं करेंगे। ये नहीं खबर है कि दिल्ली की बैठक से भी सुलह का कोई फॉर्मूला नहीं निकला। उधर अमेरिका ने भारतीय लोकतंत्र की जमकर तारीफ की। इसके साथ ही अमेरिका ने भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने वालों को तगड़ा जवाब भी दिया और भारत पर निशाना साधने वालों को दिल्ली जाकर सच्चाई का पता लगाने की नसीहत दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने की 21 तारीख को 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर जाने वाले हैं, लेकिन उनके इस दौरे से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भारतीय लोकतंत्र के मुरीद हो गए। उनके मुताबिक भारत के लोकतंत्र को वहां जाकर कोई भी महसूस कर सकता है। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे से दोनों देशों के रिश्ते को और मजबूती मिलेगी। इस बीच अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि वहां की खुफिया एजेंसी FBI ने बाइडेन से जुड़े कुछ दस्तावेजों को जानबूझकर छिपाने का काम किया। इल्जाम है कि इन दस्तावेजों में बाइडेन के रिश्वतखोरी से जुड़े एक मामले का पूरा कच्चा चिट्ठा है। जानकारी के मुताबिक ये मामला तब का है जब बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे और आरोप है कि राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन के कहने पर वहां की खुफिया एजेंसी FBI ने इन दस्तावेजों को दुनिया से छिपा लिया।
यही वजह है कि अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने इन दस्तावेजों को सबके सामने लाने की अपील की। उनका आरोप है कि बाइडेन ने FBI के साथ मिलकर अमेरिका की जनता को धोखा देने की कोशिश की और दावा ये किया गया कि उन्होंने इस साजिश में FBI के मुखिया को भी अपनी तरफ कर लिया, जिसके बाद FBI चीफ के खिलाफ भी रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने ये तक ऐलान कर दिया कि अगर इस मामले में जल्द एक्शन न लिया गया तो वो वहां की संसद का बहिष्कार भी कर देंगे। उधर यूके के एक शख्स ने दावा किया कि उसके नाम और जन्मदिन की वजह से EasyJet नाम की एयरलाइन कंपनी ने उस पर बैन लगा दिया। इसके साथ ये घटना तब हुई जब वो अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने स्पेन जाने वाला था। लेकिन जिस दिन उसकी फ्लाइट थी उसी दिन EasyJet नाम की एयरलाइन ने उस पर 10 साल के लिए बैन लगा दिया, यानी वो अगले 10 साल तक इस एयरलाइन में किसी भी विमान में सफर नहीं कर पाएगा। क्यूरिन हैरिस नाम के इस शख्स का दावा है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि इसी कंपनी के एक विमान में 2021 में एक दूसरे शख्स पर नशे में यात्रा करने का आरोप लगा था। उस शख्स का नाम भी क्यूरिन हैरिस ही था और इत्तेफाक से उसका जन्मदिन भी उसी दिन था जिस दिन उसका जन्म हुआ था। हालांकि जिस शख्स पर नशे में यात्रा करने का आरोप था उसे बाद में जेल की सजा हुई थी। दावा है कि एक जैसे नाम की गलती की वजह से ही EasyJet एयरलाइन कंपनी ने उस पर पाबंदी लगा दी। इधर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन रखने वाले हाशिम बाबा गैंग के हथियार सप्लायर को दिल्ली के जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्त में आए बदमाश का नाम इमरान उर्फ अमजद है, जो दिल्ली NCR में गैंगस्टरों को हथियार सप्लाई करता था। दिल्ली पुलिस को इमरान के पास से 12 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल और 55 गोलियां मिली। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इमरान दिल्ली के जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास हथियारों की डिलीवरी करने पहुंचा था, जिसका पता चलते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जांच में ये बात सामने आई कि इमरान पहले दिल्ली के गांधीनगर में जीन्स बेचने का काम करता था। 2016 में उसे लूट के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद वो तिहाड़ जेल पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात अनु नाम के बदमाश से हुई। बताया जाता है कि बाद में जेल से बाहर आने के बाद वो उसके साथ मिलकर हाशिम बाबा गैंग के लिए काम करने लगा। इस बीच गुजरात के पाटन से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। आरोप है कि वहां एक दलित लड़के के साथ मारपीट की गई और आरोपियों ने उस लड़के के अंगूठे को काट दिया, क्योंकि आरोप है कि उस दलित लड़के ने क्रिकेट मैच के दौरान बॉल को उठा लिया, जिसके बाद क्रिकेट खेल रहे कुछ लोगों ने उस लड़के के साथ मारपीट शुरू कर दी। और इस दौरान आरोप है कि एक लड़के ने तलवार निकाल ली और एक दलित लड़के का अंगूठा काट दिया, जिसकी वजह से वो लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। इस वारदात के सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 लोगों पर केस दर्ज कर लिया और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उधर अमेरिका ने सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट पर 165 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। आरोप है कि माइक्रोसॉफ्ट ने साल 2015 से 2022 के बीच बच्चों से उनके माता पिता की सहमति के बिना उनकी निजी जानकारी अपने पास रख ली। और यही वजह है कि अमेरिका की सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट पर 165 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। बताया गया कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने Xbox पर अकाउंट बनाने के दौरान बच्चों से उनकी निजी जानकारी चुरा ली। Xbox एक गेमिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने तैयार किया और आरोप है कि इसी गेमिंग सिस्टम Xbox के जरिए माइक्रोसॉफ्ट ने बच्चों का डेटा चुराया था, जिसके बाद अमेरिका ने माइक्रोसॉफ्ट पर कॉपा यानी ऑनलाइन गोपनीयता संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगा दिया। इस कानून के तहत वेबसाइटों को 13 साल से कम उम्र के बच्चों का डेटा लेने से पहले उनके अभिभावकों को इसकी जानकारी देनी होती है। इधर आतंकी संगठन ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने तालिबान के एक और गवर्नर की हत्या कर दी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उत्तरी बदख्शां प्रांत में विस्फोटक से भरी गाड़ी से गवर्नर मौलवी निसार अहमद अहमदी के कार पर हमला किया गया। बताया गया कि विस्फोटक से भरी गाड़ी में आत्मघाती हमलावर सवार था, जिसने गवर्नर मौलवी निसार अहमद अहमदी की कार पर जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वहां भीषण धमाका हो गया। इस धमाके में तालिबान के गवर्नर की मौत हो गई, जबकि वहां करीब 6 लोग घायल हो गए। ये धमाका इतना तेज था कि कार के परखचे उड़ गए और वहां की सड़क धंस गई। बताया गया कि यह धमाका आतंकी संगठन ISKP के आत्मघाती हमलावर ने किया। इसी संगठन के आत्मघाती हमलावर ने 2 महीने पहले एक और गवर्नर के दफ्तर में घुसकर धमाका किया था। ISKP और तालिबान के बीच जंग करीब 6 महीने से जारी है। उधर खबर है कि कुर्द लड़ाकों का सफाया करने के लिए ईरान अपने पड़ोसी इराक पर हमला करने की फिराक में है। कुर्द समुदाय के अधिकारों के लिए काम करने वाले एक संगठन ने दावा किया कि ईरान इराक के कुर्दिस्तान इलाके में एकदम घातक और भारी भरकम हथियार पहुंचाने में लगा है, ताकि कुर्द समुदाय के लोगों का नामो निशान मिटाया जा सके। ईरान और इराक एक दूसरे के पड़ोसी हैं और उत्तरी इराक में मौजूद कुर्दिस्तान में कुर्द समुदाय के लोग रहते हैं। ईरान कहता है कि इस कुर्दिस्तान में रहने वाले कुर्द लड़ाके उसके यहाँ हमले करते हैं। ईरान ये भी दावा कर चुका है कि कुर्दिस्तान के कुर्द संगठनों ने ही पिछले साल ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन भड़काए। इसी वजह से ईरान ने कुर्दिस्तान को चेतावनी दी थी कि वो अपने इलाके में मौजूद कुर्द लड़ाकों पर लगाम लगाए। लेकिन खबर है कि ईरान कुर्दिस्तान के उठाए कदमों से खुश नहीं है। इसलिए माना जा रहा है कि ईरान अब खुद कुर्द लड़ाकों पर एयर स्ट्राइक करने का मूड बना चुका है, तभी वो वहां अपने हथियार ट्रांसफर कर रहा है। इधर कर्नाटक में सिद्धरमैया सरकार के मंत्री के गोहत्या पर दिए गए बयान के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। बेंगलुरु में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता गायों के साथ सड़कों पर उतर आए और गोहत्या के मुद्दे पर बयान देने वाले सिद्धरमैया सरकार के मंत्री के वेंकटेश के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी ने के वेंकटेश के बयान को आस्था का अपमान बताया।
We call cow as a mother. You wanted to slaughter mother? दरअसल कर्नाटक के पशुपालन मंत्री के वेंकटेश ने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर भैंसों को मारा जा सकता है तो गायों को मारने में क्या दिक्कत है। इतना ही नहीं, उन्होंने राज्य में गोहत्या पर रोक लगाने वाले कानून में बदलाव के भी संकेत दिए। इसीलिए बीजेपी मंत्री के बयान को लेकर सिद्धरमैया सरकार पर भी हमलावर हो गई। उधर असम में अगले साल से 10वीं के छात्रों को बोर्ड परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने इसका ऐलान करते हुए बताया कि नई शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत यह फैसला लिया गया, जिससे असम में साल 2024 से 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा बंद कर दी जाएगी और स्कूल के स्तर पर ही छात्रों को परीक्षा देनी होगी। वहीं नतीजे पहले की तरह ही जारी किए जाएंगे। अब तक 10वीं की बोर्ड परीक्षा सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ऑफ असम कराता था, जबकि 12वीं की बोर्ड परीक्षा असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल कराती थी। लेकिन दोनों बोर्ड अब साथ मिलकर काम करेंगे। हालांकि ये फैसला सिर्फ 10वीं क्लास के लिए लिया गया, जबकि 12वीं क्लास के छात्रों को पहले की तरह बोर्ड परीक्षा देनी होगी। इस बीच आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां सड़क पर बियर की बोतलों की लूट मच गई। ये घटना उस वक्त हुई जब बियर की बोतलों से भरा एक ट्रक बीच सड़क पर पलट गया, जिसके बाद उस ट्रक में भरी बियर की पेटियां सड़क पर फैल गईं। इस घटना से वहां अफरा तफरी मच गई। बियर की बोतलों को देख सैकड़ों की तादाद में लोग वहां पहुंच गए। इसके बाद तो सड़क पर बियर की बोतलों की लूट मच गई। कोई हाथ में 4 बोतलें ले जाता दिखा तो कोई बियर की पूरी पेटी उठा ले गया, जिसके बाद इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। इधर गुजरात के महिसागर में ऊंटों के एक झुंड को पुलिस की सुरक्षा मिली। इन ऊंटों को महाराष्ट्र के नासिक से राजस्थान के सिरोही भेजा जा रहा है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें ऊंटों के झुंड को पुलिस के जवान सुरक्षा देते दिखाई पड़े। इन ऊंटों को सुरक्षा के साथ नासिक से सिरोही लाया जा रहा है। ऊंटों को ये पुलिस सुरक्षा इसलिए दी गई क्योंकि राजस्थान में ऊंटों को बचाने के लिए साल 2015 में ऊंट परिवहन कानून बनाया गया था, जिसमें ऊंटों को ऐसी सुरक्षा देने का प्रावधान किया गया था। असल में राजस्थान से 124 ऊंटों को हैदराबाद कत्ल खाने ले जाया जा रहा था, तभी महाराष्ट्र पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। उसी सिलसिले में सुरक्षा के साथ नासिक से राजस्थान के सिरोही तक इन ऊंटों को पहुंचाया जा रहा है। इस बीच द गिविंग प्लेज में शामिल होकर 35 साल के भारतीय कारोबारी निखिल कामत ने अपनी संपत्ति का ज्यादातर हिस्सा दान कर दिया। ऐसा करने वाले वो चौथे भारतीय बन गए और द गिविंग प्लेज में शामिल होने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी बन गए। इससे पहले अजीज प्रेमजी, किरण मजूमदार शॉ और नंदन नीलेकणी भी ऐसा कर चुके हैं। फाइनेंशियल फर्म जेरोदा के को फाउंडर निखिल कामत ने अपनी आधी से ज्यादा संपत्ति दान करने का फैसला कर लिया। उधर एशिया कप की मेजबानी की पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। भारत के विरोध के बाद पाकिस्तान ने एशिया कप के आधे मैच यूएई और बाकी मैच पाकिस्तान में कराने का प्रस्ताव दिया था, जिसे बाकी सभी देशों ने खारिज कर दिया। पाकिस्तान ने अपने इस प्रस्ताव को हाइब्रिड मॉडल का नाम दिया था। इसका मतलब ये कि टूर्नामेंट में आधे मैच यूएई में कराए जाएं और आधे मैच पाकिस्तान में करवा लिए जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने मैच खेलने के लिए पाकिस्तान जाने से साफ इनकार कर दिया था। इसलिए पाकिस्तान ने ऑफर दिया कि भारत के मैच यूएई में करवा दिए जाएं और बाकी मैच पाकिस्तान में हो। लेकिन अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश ने पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल को पूरी तरह बकवास बताकर एशिया कप की मेजबानी करने की उसकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। इस बीच देश की सेना को जल्द ही M777 हॉवित्जर के पहले से ज्यादा दमदार गोले मिलने वाले हैं, जिसको लेकर भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही डील फाइनल हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने के आखिरी हफ्ते में अमेरिका जा रहे हैं और इस दौरे पर इस डील के फाइनल होने की संभावना है, जिसके बाद भारतीय फौज को M777 हॉवित्जर के पहले से ज्यादा दमदार गोले मिल जाएंगे, जिससे चीन और पाकिस्तान के खिलाफ सेना की ताकत और बढ़ जाएगी। क्योंकि M777 हॉवित्जर के नए गोलों की अधिकतम रेंज 150 किलोमीटर है और इन गोलों को M777 हॉवित्जर तोप से दागा जा सकता है। प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे के दौरान कई रक्षा समझौते होने की संभावना है, जिसमें M777 हॉवित्जर तोप के नए गोलों की डील है और इसके मिल जाने के बाद चीन और पाकिस्तान से मुकाबला करना और आसान हो जाएगा, क्योंकि M777 हॉवित्जर तोप का वजन हल्का है और इसे आसानी से पहाड़ी इलाकों में तैनात किया जा सकता है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जून को अमेरिकी संसद की संयुक्त बैठक को दूसरी बार भाषण देंगे। वो भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो अमेरिकी संसद में दूसरी बार भाषण देंगे। अमेरिका की तरफ से उन्हें दूसरी बार संसद की संयुक्त सभा को संबोधित करने का न्योता मिला। अमेरिका से आए इस निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर आभार जताया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दुनिया के केवल दूसरे ऐसे नेता हो जाएंगे जो अमेरिकी संसद की संयुक्त सभा को संबोधित करेंगे। उनसे ऊपर इस लिस्ट में केवल इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का नाम है, जो 3 बार अमेरिकी संसद की संयुक्त सभा में भाषण दे चुके हैं। इधर नूरा सिस्टर्स के नाम से मशहूर ज्योति नूरा एक बार फिर विवादों में आ गई, क्योंकि ज्योति नूरा के दोस्त पर कुछ लोगों से बदसलूकी का आरोप लगा। बताया गया कि झगड़ा इसलिए हुआ क्योंकि पेट्रोल पंप पर ज्योति नूरा के साथ कुछ लोग तस्वीरें खिंचवाना चाहते थे, जिस पर उनके दोस्त ने आपत्ति जताई, जिसके बाद उसने ज्योति नूरा के फैंस पर जोरदार हथियार से हमला कर दिया।
जिसकी तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में एक शख्स धारदार हथियार लहराता नजर आया, जबकि कुछ लोग भागते दिखे। बताया गया कि हथियार लहराने वाला शख्स सूफी सिंगर ज्योति नूरां का साथी है, जिस पर ज्योति नूरां के साथ फोटो खिंचवाने आए फैंस पर हमला करने का आरोप लगा, जो जलंधर के नकोदर रोड पर बने एक रेस्टोरेंट में अपने परिवार के साथ आया था। इस दौरान वहां ज्योति नूरां अपने साथियों के साथ पहुंची थी। फैंस का परिवार ज्योति नूरां के साथ फोटो खिंचवाना चाहता था, जिसके बाद सारा विवाद हुआ। उधर बिहार के सासाराम जिले में एक कब्र के अंदर भारी मात्रा में शराब मिली। वहां कब्र के अंदर बोरियों में भरकर शराब रखी गई, जबकि बिहार में शराब बैन है। लेकिन बिहार के सासाराम में कब्र के अंदर से शराब मिली। वहां के दरीगांव इलाके में बने कब्रिस्तान में कुछ लोग शव दफनाने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान वहां एक टूटी हुई कब्र के अंदर लोगों को प्लास्टिक की बोरियां दिखी और शक होने पर जब बोरियों को बाहर निकाला गया तो उसके अंदर से देसी शराब के पैकेट निकले, जिसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। इधर महाराष्ट्र के अहमदनगर में एमआईएम नेता सरफराज जागीरदार को उर्स के जुलूस के दौरान औरंगजेब की तस्वीरें लहराने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की तस्वीरों के साथ डांस करने का वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने एमआईएम नेता समेत बाकी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। दोन आरोपींविरोधात कारवाई करण्यात आली। आरोप है कि उर्स जुलूस के दौरान माहौल खराब करने की कोशिश की गई। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दिल्ली के बटला हाउस इलाके से। वहां एक लड़की के लकड़ी के बॉक्स में, माफ कीजिएगा, 2 बच्चों के शव मिले हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों बच्चे भाई बहन थे। बताया गया दोनों दोपहर करीब 3 बजे से लापता थे, जिनकी तलाश की जा रही थी, लेकिन अब दोनों के शव लकड़ी के बॉक्स से मिले। पुलिस के मुताबिक दोनों बच्चों के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं पाए गए, इसलिए आशंका जताई जा रही है कि दोनों की मौत बॉक्स में बंद होने के बाद दम घुटने से हुई है। दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या पता चला? बॉक्स में बच्चे मिले दोनों, कोई चोट वोट नहीं है? बिल्कुल किशोर, देखिए दोनों बच्चों को चोट नहीं है, लेकिन दम घुटने से पुलिस कह रही है कि शुरुआती जांच में दम घुटना से मौत हुई है। तो पुलिस को यह आशंका है कि या तो खेलते खेलते इन बच्चों की मौत अचानक हुई है क्योंकि संदूक का जो ढक्कन था वो लग गया है, या फिर किसी ने इस ढक्कन को बंद किया। तो पुलिस दोनों एंगल से पूरे मामले में बॉक्स मतलब क्या ये संदूक था? संदूक कैसा, किस तरह का बॉक्स है? देखिए संदूक था, पुराना संदूक था, क्योंकि मजदूरी करने वाला ये परिवार था और बच्चे दोनों दिन में खेल रहे थे। 3:30 बजे बच्चे अचानक गायब हो गए थे, जिसके बाद ये हादसा सामने आया था। शुक्रिया दीपक आपका। इस बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में एक पिता पर अपनी 8 साल की बेटी की हत्या करने का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक आरोपी पिता ने बच्ची की इसलिए हत्या की क्योंकि बच्ची उससे बाहर घुमाने, चॉकलेट और खिलौने दिलाने की जिद करती थी। जिससे परेशान होकर राकेश काजलिया नाम के शख्स ने अपनी 8 साल की बच्ची को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया और आरोपी को भी अरेस्ट करके जेल भेजा जा चुका है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बताया कि वो आर्थिक तंगी से परेशान था और बेटी रोज जिद करती थी, जिससे परेशान होकर उसने अपनी बेटी को मारने का प्लान बनाया। लाख बहाने हैं जीने के, लाख बहाने मरने के। लाख बहाने हैं जीने के, लाख बहाने मरने के, तिनका तिनका जोड़ रहे पर हैं हालात बिखरने के। सौ बात की एक बात कही मानव ने, घुटने छिले रहे हरदम, सर टकराया है चौखट से। बड़े हुए अंधियारों में हम, सायों से क्या डरने के। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का। वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात का।